बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आसेफज़दा ताबूत एपिसोड नंबर 7। अब मैं किसी को नजर नहीं आ रहा था। मैं इतना हल्का हो गया था कि एक कदम उठाता तो 4 कदम आगे निकल जाता था। मैं तेजी से चबूतरे पर चढ़ गया। लकड़ियों ने आग पकड़ ली थी मगर अभी आग राहबा खातून तक नहीं पहुंची थी। सिपाही पीछे हटकर चारों तरफ खड़े थे। मैं उनके करीब से होकर गुजर गया और लोहे के खंबे के पास आ गया जिसके साथ राहिबा खातून को जंजीर के साथ बांधा हुआ था। खातून का सबर देखने वाला था। उसने सर झुकाया हुआ था और अपने आप को खुदा की रजा के सुपुर्द कर दिया था। जंजीर उसके जिस्म के साथ लिपटी हुई थी मगर मुझे जंजीर को खोलने की जरूरत न थी। मैं खामोशी से राहिबा खातून के पास पहुंचा। उसकी आंखें बंद थी और उसके होंठ कुछ पड़ रहे थे। सोचने का वक्त नहीं था। मैंने जाते ही उसके कंधे पे हाथ रखा। मेरे हाथ रखते ही वो भी गायब हो गई। वो अब मुझे नजर नहीं आ रही थी लेकिन मैं उसके कंधे को महसूस कर रहा था। राहिबा खातून ने कमजोर सी आवाज में पूछा, क्या खुदावंद पाक ने मुझे बचाने के वास्ते नेकी का फरिश्ता भेजा है? मैंने आयशा से कहा, हाँ बिल्कुल, खामोश रहो, तुम बेगुनाह हो। मैं खुदावंद के हुक्म से तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाने आया हूँ। राहिबा खातून खुदा का शुक्र अदा करने लगी। गायब होने के साथ ही राहिबा खातून का जिस्म भी लतीफ और बेवजन हो गया था। मैंने उसे बाजू से पकड़कर ऊपर उठाया तो वो बड़ी आसानी से जंजीर में से बाहर निकल आई। मैंने उसे अपने कंधे पे डाला और आयशा से कहा, कोई बात मत करना। चूंकि आहनी खंबे के इर्द गिर्द धुआं ही धुआं था इसलिए सिपाहियों को मालूम न हो सका कि जिस औरत को वो जिंदा जलाने वाले थे वो गायब हो चुकी है। मैं जमीन से 10-12 फुट बुलंद होकर हवा में तैरते हुए राहिबा खातून को लेकर लोगों के हजूम के सिरों के ऊपर से होता हुआ चौक से दूर ले गया। मैं इस खतरनाक इलाके से दूर निकल जाना चाहता था। मुझे अपने कंधों पर राहिबा खातून का बोझ बिल्कुल महसूस न हो रहा था। मैं हवा में तैरता शहर की सड़कों, गलियों, पार्कों को अबूर करता हुआ खेतों से भी आगे निकल गया। यहाँ तक कि समंदर आ गया। मैंने खातून से पूछा कि वो कहाँ जाना पसंद करेगी। उसने मध्यम आवाज में कहा, ए नेक दिल फरिश्ते, ये शहर मेरा दुश्मन हो गया है, मुझे इस शहर से निकाल कर ले जाओ। मैंने समुद्र पर निगाह डाली तो मुझे दूर एक बागबानी जहाज समुद्र में सफर करता दिखाई दिया। उसके बागबान खुले हुए थे। मैंने खातून से कहा, समुद्र में एक जहाज सफर कर रहा है, क्या तुम उसे देख रही हो? हाँ, खातून ने कहा। मैंने कहा, ये जहाज जरूर किसी दूसरे शहर जा रहा है, मैं तुम्हें उस जहाज पर लिए चलता हूँ। मैं तैयार हूँ, कम से कम इस दुश्मन शहर से तो निकल जाऊंगी। मैंने अपना रुख समंदर की तरफ कर लिया। मैं समंदर की बड़ी बड़ी मौजों से 4-5 फुट बुलंद होकर हवा में परवाज करने लगा। मेरा रुख बागबानी जहाज की तरफ था। मैं जहाज के ऊपर आ गया। ये बरबरदार जहाज था जहां पर किस्म किस्म का सामान और बड़े बड़े बोरे लदे हुए थे। जहाज का कप्तान स्टीयरिंग पर खड़ा जहाज को एक हाथ से मोड़ रहा था। मलाक इधर उधर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैं जहाज के सिरे की तरफ आया। ऊपर बड़े बड़े बादबान खुले हुए थे। राहिबा खातून ने कहा, इस जहाज पर मुसाफिर सवार नहीं है, तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं नजर आने लगूंगी। लोग मुझे देखकर डर जाएंगे। हो सकता है जहाज का कप्तान ही मुझे जादूगरनी समझे और मुझे कत्ल करके मेरी लाश समंदर में फेंक देगा। राहिबा खातून का अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादा देर तक तुम इस हालत में भी नहीं रह सकती। मेरे बार बार इंसानों की तरह बोलने पर राहिबा खातून को कुछ शक पड़ गया। उसने पूछा, तुम खुदावंद के भेजे हुए आसमानी फरिश्ते नहीं लगते? तुम्हारी आवाज भी मुझे जानी पहचानी लगती है। सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम जरूर कोई जादूगर हो। मैंने जवाब दिया, तुमने पूछ लिया है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब अभी नहीं दूंगा। पहले मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पहुंचा दूं, फिर बात करूंगा। राहिबा खातून की आवाज आई, मेरा ख्याल है ये जहाज इस मुल्क की करीबी बंदरगाह की तरफ जा रहा है। अगर ये वहां जा रहा है तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम किस जगह महफूज होंगे। जहाज को हवाएं हासी तेज रफ्तारी से लिए जा रही थी। राहिबा खातून चूंकि इस मुल्क की रहने वाली थी इसलिए उसका अंदाजा दुरुस्त था। जहाज भी खुले समुद्र में जाने की बजाय किनारे के साथ साथ कुछ दूर हटकर जा रहा था। 2-3 घंटे गुजरने के बाद बाएं जानिब किनारे पर दूर कुछ इमारतें दिखाई देने लगी। जहाज का रुख किनारे की तरफ हो गया। कुछ देर के बाद जहाज किनारे की एक काफी बड़ी बंदरगाह के साथ आकर लग गया
और उसका लकड़ी का बहुत बड़ा लंगर डाल दिया गया। मैंने राहिबा खातून को कंधे पर ही उठाया हुआ था। उसने एक बार कहा कि तुम मुझे नीचे क्यों नहीं उतार देते। मैंने जवाब दिया कि अगर मैंने तुम्हें नीचे उतारा तो लोगों को नजर आने लगोगी। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर मैं खातून को नीचे उतार दूं और सिर्फ उसके कांधे पर ही हाथ रखूं तो वो बदसूर गायब रहेगी। अनाड़ी आदमी था, नया नया गायब होना सीखा था, इस बात को भूल गया था। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें नीचे उतारने लगा हूँ मगर मैं अपना हाथ तुम्हारे कंधे पे ही रखूंगा। अगर मैंने हाथ उठा लिया तो तुम जाहिर हो जाओगी। वो बोली, ठीक है तो मुझे नीचे उतार दो। मैंने उसे नीचे उतारा और अपना हाथ उसके कांधे पे ही रखा। हम मलाहों और बंदरगाह के लोगों के दरमियान से होकर जहाज से उतरने के बाद बंदरगाह के बाहर आ गए, जहां बड़े बड़े छकड़े और घोड़ा गाड़ियां खड़ी थी जिन पर सामान लादा जा रहा था। राहिबा खातून ने कहा, क्या तुम दूर एक गिरजाघर का मीनार देख रहे हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ। वो कहने लगी, उस गिरजाघर की तरफ मुझे ले चलो, वहां हम लोगों की नजरों से महफूज रहेंगे। मैं उसे लेकर उसी गिरजाघर की तरफ चल पड़ा। ये गिरजाघर एक बुलंद 4 दीवारी के अंदर था जिस पर सब्ज बैल चढ़ी हुई थी। वहां कोई आदमजात दिखाई न देता था। राहिबा खातून के कंधे पर से मैंने हाथ नहीं उठाया, बल्कि अब मैंने उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम रखा था। गिरजाघर के अहाते के पीछे एक कोठरी खाली पड़ी थी। राहिबा खातून ने कहा, उस कोठरी को देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ, मैंने कहा। राहिबा खातून बोली, उसके अंदर चले चलो। कोठरी के अंदर लकड़ी की एक छोटी मेज और 4 कुर्सियां बड़ी थी। आतिशदान ठंडा पड़ा था। मैंने राहिबा खातून का हाथ छोड़ा, वो जाहिर हो गई। उसने अपने आप को गौर से देखा और बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं गायब हो गई थी। फिर मेरी तरफ अंदाजे के मुताबिक मुतवज्जो हुई। अब तुम भी मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुमने नेकी का फरिश्ता बनकर मेरी जान जरूर बचाई है, मगर तुम कोई आसमानी फरिश्ते नहीं हो। मैंने मोहरा मुंह से निकाल लिया। जैसे ही उसके सामने जाहिर हुआ वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने तुम्हारी आवाज से पहचान लिया था कि तुम वही हो जो मेरी कोठरी में हाजिरी देने आए थे। अब मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम असल में कौन हो और गायब होने का गुर तुमने कहाँ से सीखा है। मैंने राहिबा खातून को अपनी सारी कहानी मुख्तसर करके सुना डाली। वो बड़े गौर से सुनती जाती थी और उसकी हैरानी में इजाफा होता जाता था। जब मैं चुप हुआ तो कहने लगी, कुदरत की बनाई हुई इस कायनात में ऐसे ऐसे राज छिपे हुए हैं कि अगर वो आदमी पर जाहिर हो जाए तो वो दहशत के मारे बेहोश हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम्हारे साथ जो माफूकुल फितरत वाकयात पेश आए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा, मोहतरम खातून, अगर तुम मुझ पर कोई एहसान कर सकती हो तो बराए मेहरबानी मुझे मेरी 20वीं सदी ईस्वी में पहुंचा दो। मैं ये तुम्हारा एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। राहिबा खातून सोच में पड़ गई। मैं मायूस हो गया। समझ गया कि ये काम इस नेक और अच्छी खातून के पल्ले का नहीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, मेरा इतना एहतियार नहीं, लेकिन मेरी बहन तुम्हारी मदद कर सकती है। क्या वो मेरी मदद के वास्ते तैयार हो जाएगी? वो बोली, मेरी सिफारिश पर वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मैंने पूछा, वो खातून मुझे कहाँ मिलेगी? उसने कहा, वो इस दुनिया में नहीं मगर उसकी रूह आलमे वाला से उतर कर तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मैं खामोश रहा। राहिबा खातून ने कहा, मायूस ना हो, मेरी बड़ी बहन सारी जिंदगी दुखी और बीमारों की खिदमत करती रही है, वो तुम्हारी भी जरूर मदद करेगी। तुम यहाँ से शहर के जनूब की तरफ जाओगे। साथ को उसके बाद जंगल में तुम्हें एक पुरानी खानका का खंडर मिलेगा। उस खानका में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ जाना। तुम्हें ठीक आधी रात के बाद कोठरी के अंधेरे में रोशनी मिलेगी। उसके साथ ही मेरी बड़ी बहन की रूह नमूदार होगी। वो तुमसे तुम्हारी हाजत दरियाफ्त करेगी। तुम उसके आगे अपनी अर्ज बयान कर देना। क्या तुम्हारी बहन की रूह आ जाएगी? मैंने फिक्रमंद होकर पूछा। राहिबा खातून ने कहा, खानका की उस कोठरी में मेरी बहन ने 60 साल इबादत की है, वो जरूर आएगी। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अब तुम खानका की तरफ चल पड़ो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं रात उसी जगह गुजारना चाहता था, लेकिन राहिबा खातून के इसरार पर मैं उसे तन्हा छोड़कर जनूब की सनत खानका की तलाश में रवाना हो गया। मैं गायब नहीं था, जाहिरी हालत में था। सर्दी खूब पड़ रही थी। आसमान पर सुरमई रंग के सर्द बादल छाए हुए थे। जमीन पर कहीं कहीं खेतों में धुंध छा रही थी, मगर मुझे सर्दी का एहसास इतना ज्यादा नहीं था। पहाड़ी रास्ता था। कुछ दूर तक मैं उन छोटे छोटे दीवार के जंगलों से ढके हुए टीनों के दरमियान चलता रहा। फिर खुला जंगल आया। ये जंगल ऐसा नहीं था जैसे जंगल मैंने बरे आज़म अफ्रीका और हिंद में देखे थे। ये ठंडे जंगल थे। फिर एक वीरान सी कोठरी थी जिसके अंदर मैं गया, जिसकी दीवारों पर सब्जा उग रहा था। मैं कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो एक चमगादड़ फड़फड़ाता हुआ मेरे सर के ऊपर से निकल गया।
फर्श उखड़ा हुआ था, वस्त में ईंटों का चबूतरा था, एक तरफ पत्थर की बड़ी सिल पड़ी थी। मैं उस सिल पर बैठ गया। अभी सूरज भी गरूब नहीं हुआ था, दिन की रोशनी फीकी फीकी धुंधली धुंधली थी। मुझे यहाँ आधी रात को राहबा खातून की बड़ी बहन की रूह का इंतजार करना था। मैं कोठरी से निकलकर दरख्तों और झाड़ियों में इधर उधर फिरने लगा। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं देर तक फिरता रहा, फिर खानका के दरवाजे के पास आकर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से सूरज गरूब हुआ, दिन की फीकी रोशनी भी गायब हो गई और शाम का सद अंधेरा दरख्तों पर छाने लगा। उसके बाद रात का अंधेरा छा गया, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैंने इधर उधर से सूखी लकड़ियां जमा करके आतिशदान में आग जलाई और बैठकर आधी रात गुजरने का इंतजार शुरू कर दिया। आखिर आधी रात भी गुजर गई, आतिशदान में आग भी मध्यम बढ़ गई। मेरे पास कोई मोमबत्ती न थी, खानकाह में अंधेरा था, सिर्फ आतिशदान के इर्द गिर्द धीमी आग की मध्यम मध्यम रोशनी का दायरा सा फैला हुआ था। मैं आतिशदान की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। बाहर ऐसा गहरा सकूत तारी था कि जैसे कायनात की हर शय सो गई हो, कोई आवाज न थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। मैं बड़ी शिद्दत से रूह का इंतजार कर रहा था। फिर ऐसे हुआ कि खानकाह में अचानक रोशनी हो गई, जैसे किसी ने बिजली का बल्ब रोशन कर दिया हो। मैं सीधा होकर बैठ गया। क्या देखता हूँ कि सामने वाली दीवार में एक रूह का धुंधला धुंधला चेहरा नमूदार हो रहा है। मैं उसे तकता रहा। चेहरे के नकूश बहुत मध्यम थे, ये किसी औरत का चेहरा था। मैं खामोश बैठा उसे तकता रहा। इतने में मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। ये रूह की आवाज थी, बड़ी धीमी और पुरसुकून। जिस मकसद के लिए तुम्हें मेरी बहन ने मेरे पास भेजा वो मैं समझ गई। रूह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता और रुक रुक कर बोल रही थी। मैंने कहा, मोहतरम खातून, मुझे यकीन है कि तुम्हारे वसीले से मैं अपनी दुनिया में जरूर पहुंच जा सकूंगा। रूह कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुमने मेरी बहन के साथ बड़ी नेकी की है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी इतनी मदद नहीं कर सकूंगी जितनी मदद करना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या तुम मुझे मेरे 20वीं सदी के जमाने में नहीं पहुंचा सकती? रूह ने कहा, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मेरा इतना एहतियार नहीं है। हो सकता है तुम रास्ते में ही किसी सदी में जाहिर हो जाओ। मैंने कहा, तुम कोशिश तो करो मेरी बहन। रूह बोली, तुम ऐसा करो, यहाँ से निकलकर मशरक की तरफ चलना शुरू कर दो। जंगल में कुछ दूर तक चलने के बाद तुम्हें एक दरख्त के पास बैठा बोना मिलेगा। उसके पास एक हंडिया होगी। वो तुमसे पूछेगा कहाँ जा रहे हो। तुम जवाब में कहना, मैं अपनी मंजिल की तलाश में हूँ। उसके बाद बोना तुम्हें हंडिया में से एक तय किया हुआ कागज निकाल कर देखा। उसे संभाल कर अपने पास रखना। बोने से और कोई बात न करना। वो कुछ पूछे भी तो जवाब मत देना और वहां से आगे चल पड़ना। 50 कदम चलने के बाद तुम्हें 2 दरख्त एक दूसरे पर झुके हुए नजर आएंगे। वो इस तरह झुके होंगे कि एक दरवाजा सा बना होगा। उस दरवाजे के आगे खाई होगी जिसमें गहरा छाया हुआ होगा। तुम बेधड़क उस गहरे में छलांग लगा देना। उसके बाद अगर तुम अपने जमाने में पहुंच गए तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुम रास्ते में ही किसी जमाने में रह गए तो जेब से बोने का दिया हुआ कागज निकाल कर देखना। उस पर जो लिखा होगा उस पर अमल करना। उसकी फौरन बाद रूह गायब हो गई और खानकाह की कोठरी में अंधेरा छा गया। मेरा वहां कोई काम न था। मैं कोठरी से निकला और मशरक की सिमत रवाना हो गया। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। मैं करीब हुआ तो वो बोना था। बोना मुझे देखकर उठ खड़ा हुआ। उसके गले में एक हंडिया बंदी थी। उसने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैं अपनी मंजिल की तलाश में हूँ। बोने ने हंडिया में से एक तय किया हुआ कागज निकालकर मुझे दिया और कहा, इसने अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। मैंने कागज जेब में रखा और चल पड़ा। बोना बोला, मुझसे और कोई बात नहीं करोगे? क्या मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं करोगे? वो बोलता रहा मगर मैंने कोई जवाब न दिया और चलता गया। बोने की आवाज अपने आप गायब हो गई। कोई 50 कदम चलने के बाद मुझे अंधेरे में 2 दरख्त इस तरह एक दूसरे पर झुके हुए नजर आए कि वहां एक दरवाजा सा बन गया था। मैं दरख्तों के दरमियान पहुंचकर रुक गया। आगे नशेब में खाई थी। खाई में गहरा ही गहरा था, सिवाय गहरे के और कुछ नजर नहीं आता था। ये भी मालूम नहीं था कि खाई कितनी गहरी है। रूह ने कहा था कि उस खाई के गहरे में बेखौफ होकर छलांग लगा देना। पहले तो मैं हिचकिचाया। मुझे छलांग लगाते हुए डर लग रहा था कि खुदा जाने खाई कितनी गहरी होगी, नीचे नुकीले पत्थर होंगे। लेकिन जब ये ख्याल आया कि ये खाई मुझे मेरे जमाने में वापस ले जाएगी तो मैंने तमाम हदशात को एक तरफ झटका और अल्लाह का नाम लेकर आंखें बंद करके खाई में भरे हुए गहरे में छलांग लगा दी। खाई में गिरते ही मुझे तेज आंधियों का शोर सुनाई देने लगा। मेरा ख्याल था कि मैं खाई की तह में गिर पड़ूंगा, मगर मैं कहरे के बादलों में नीचे गिरता ही चला गया और कहरे का बादल खत्म नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कहरे का बादल मुझे हवाओं में उड़ाए ले जा रहा हो। मैं एकदम बेहोश हो गया।
होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक झोंपड़े के पास छप्पड़ के नीचे जमीन पर पड़ा हूँ। रात का वक्त है, सख्त सर्दी पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी की आवाज आ रही है। मैं जल्दी से उठकर बैठा और अंधेरी रात में आंखें फाड़ कर देखने लगा। मैं ये मालूम करने को बेताब था कि क्या मैं अपने 20वीं सदी ईस्वी के जमाने में पहुंच गया हूँ। मुझे सर्दी का एहसास ज्यादा नहीं होता था, मगर हल्की सी बारिश में भीगती हुई रात इतनी यख और ठठरती हुई थी कि मुझे भी सर्दी का एहसास होने लगा। मैंने पुराने लंबे गर्म कोट के सारे बटन बंद करके कॉलर ऊपर उठाए। मैंने अंधेरे में गौर से देखा। जिस झोंपड़े के बाहर छप्पड़ के नीचे में घास फूस पे बैठा था, उस झोंपड़े का दरवाजा खुला था। मैंने अंदर झांक कर देखा। अंधेरे में कुछ पता नहीं जा रहा था। मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई बेलचे से जमीन खोद रहा हो। ये आवाज झोंपड़े के दूसरी तरफ से आ रही थी। मैं झोंपड़े के ऊपर में आया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सर्द धुंध फैली हुई थी। धुंध में मुझे कुछ फासले पर रोशनी नजर आई। मैं उसकी तरफ बढ़ा, इस ख्याल से कि जो भी आदमी वहां जमीन खोद रहा है उससे मालूम करूंगा कि ये कौन सा जमाना है। इतने में मुझे एहसास हो गया था कि मैं जदीद साइंसी दौर की 20वीं सदी में नहीं हूँ। मैं 2 कदम चला होगा कि मेरे पांव मट्टी की ढेरी से टकराए। मैंने झुककर देखा, ये कोई कब्र थी। गौर से देखा कि आसपास में कब्रें थी। मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया था। रोशनी के जर्रे और करीब गया तो मैंने देखा कि वहां 2 आदमी थे। एक लालटेन हाथ में पकड़े खड़ा था, दूसरा बेलचे से कब्र खोद रहा था। मेरे खुदा, ये लोग कब्र क्यों खोद रहे हैं, मैंने सोचा। मैं एक तरफ आर में छुपकर देखने लगा कि ये लोग कब्र क्यों खोद रहे हैं। दोनों आदमी दरमियानी उम्र के थे। रंग गोरा था, लिबास पुराना, पतलून और मैले कोट पर मुश्तमिल था। ये मुझे अंग्रेज लग रहे थे। इसका मतलब था कि मैं अभी यूरोप में ही था। मैं उनसे 6-7 कदम के फासले पर एक ऊंची और पक्की कब्र की ओट में बैठा उन्हें देख रहा था। दोनों घबराए हुए थे। लालटेन वाले आदमी ने अंग्रेजी में कहा, जल्दी करो हेनरी, किसी ने देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। ये अंग्रेज ही थे, मगर लिबास से मुफलिस और गरीब लगते थे। दूसरे आदमी ने अंग्रेजी जुबान में जवाब दिया, तुम्हारे सामने कब्र खोद रहा हूँ। ताबूत गहराई में दफन है। लालटेन जमीन पर रखकर उसी के पास बैठ जाओ। दूर से रोशनी देकर कोई इधर आ सकता है। लालटेन वाले आदमी ने लालटेन कब्र के साथ जमीन पे रखी और खुद उसके आगे इस तरह बैठ गया कि लालटेन की रोशनी सिर्फ कब्र पर ही पड़ रही थी। उस आदमी के पास ही एक दरी या कंबल रखा हुआ था। दूसरा आदमी कब्र की पायंदी की जानिब से कब्र खोद रहा था। जब वहां काफी बड़ा सुराख हो गया तो उसने बेलचा सुराख के अंदर डाला और किसी चीज को ठोकरे मारने लगा। वो मुर्दे के ताबूत को तोड़ रहा था। आदमी तजुर्बेकार लगता था। उसने ताबूत की टूटी हुई लकड़ियां निकालकर एक तरफ रखी और अपने साथी से अंग्रेजी में कहने लगा, डेविड, मेरे साथ हाथ अंदर डालो। जो आदमी कब्र खोद रहा था उसका नाम हेनरी था और जो लालटेन पकड़े उसके पास खड़ा था उसका नाम डेविड था। डेविड कब्र के सुराख के पास आकर बैठ गया। दोनों ने एक एक बाजू कब्र के सुराख में डाला और फिर जोर लगाकर किसी चीज को बाहर खींचने की कोशिश शुरू कर दी। शायद वो ताबूत में पड़े हुए मुर्दे को पांव से पकड़कर बाहर खींच रहे थे। मैं कब्र के चबूतरे की ओर से उन्हें बड़े गौर से ये सारी कार्रवाई करते हुए देख रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुर्दे को घुटनों तक कब्र के सुराख से बाहर खींच लिया। अब उन्होंने मुर्दे की टांगों को पकड़कर 2-3 झटके दिए और मुर्दा सुराख से बाहर आ गया। मुर्दे ने काला सूट पहन रखा था और टाई भी बंधी हुई थी। अभी तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि इन लोगों ने मुर्दे को कब्र से किस लिए निकाला है और मुर्दा इनके किस काम आएगा। मेरा तजस्सुस बढ़ता गया और मैंने उन लोगों का ताक़ुब करने का फैसला किया। वैसे भी मुझे उस कब्रिस्तान से बाहर निकलना था और ये मालूम करना था कि मैं तारीख के कौन से अहद या सदी में जाहिर हो चुका हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। मैं भी उनके साथ हो गया। अब मुझे छुपकर उनका पीछा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो मुझे देख नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने मोहरा मुंह में रखा था। कब्रिस्तान के शिकिस्ता दरवाजे के बाहर दीवार के साथ 2 घोड़े खड़े थे। उनसे मैंने अंदाजा लगाया कि ये मॉडर्न जमाना नहीं, वरना इस जगह इन लोगों की कोई जीप या पुराने मॉडल की कार खड़ी होती। मुर्दे की बोरी हेनरी ने अपने घोड़े के आगे रखी और खुद उस पर सवार हो गया। डेविड दूसरे घोड़े पर सवार हुआ। मैं डेविड के पीछे उछलकर घोड़े पे बैठ गया। मेरे गैबी वजूद को डेविड महसूस नहीं कर सकता था। सर्द अंधेरी बूंदाबांदी वाली भीगती रात में घोड़े कब्रिस्तान वाली सड़क पर से निकलकर एक दूसरी सड़क पर आ गए। ये सड़क भी कच्ची थी। वो घोड़ों को तेज दौड़ा रहे थे। चौराहे में ये लोग दाएं जानिब घूम रहे थे। यहाँ सड़क छोटे छोटे पत्थर जोड़कर बनाई गई थी और कहीं कहीं गैस की लैंप धुंधली रोशनी दे रहे थे। मैं समझ गया कि ये वो जमाना है जबकि अभी बिजली इजाद नहीं हुई और गलियों और बाजारों और मकानों में गैस के लैंप जलाए जाते थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 18वीं सदी ईस्वी का इंग्लैंड हो सकता था। कहीं कहीं बोसीदा झुके हुए
छज्जों वाले मकान एक दूसरे के साथ लगकर खड़े थे, उनमें कहीं कहीं धुंधली रोशनी थी। ये लोग शहर के मकानों के बाहर रात के अंधेरे और कहरे में घोड़े दुराए चले जा रहे थे। इन लोगों के साथ आने से मुझे तारीख के इस अहद के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हो रही थी। आगे दरिया का पुल आ गया। पुल पर चढ़ने की बजाय उन लोगों ने घोड़े दरिया के किनारे पे डाले। पुल के दोनों सिरों पर रात के अंधेरे में जो दो चौकोर टावर मुझे नजर आए तो मैं समझ गया कि मैं 17वीं या 18वीं सदी के लंदन शहर में हूँ और ये दरियाए टेम्स का मशहूर टावर ऑफ लंदन बुर्ज है। ये भी एक अजीब नफसियाती तजुर्बा था कि मैं इस लंदन को देख रहा था जो माजी की दास्तान बन चुका था और जिसकी जगह पर आजकल जदीद तरीन और मॉडर्न लंदन शहर आबाद था। दोनों आदमी अब घोड़े से नीचे उतरे। घोड़ों को एक खंबे के साथ बांधा। उनमें से एक आदमी यानी हेनरी ने मुर्दे वाली बोरी अपने कांधे पे रखी और वो तारीख गली में चल पड़े। मैं उनके साथ साथ चल रहा था। मेरे लिए ये बात अभी तक एक मुअम्मे की तरह थी कि ये आखिर लोग मुर्दे को कहाँ ले जा रहे हैं। दोनों एक पुराने मकान के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। हेनरी ने दरवाजे पे दस्तक दी। तीसरी बार दस्तक देने के बाद ऊपर वाली मंजिल की झुकी हुई खिड़की खोलकर एक बूढ़े आदमी ने नीचे देखकर पूछा, कौन हो? हेनरी ने कहा, मैं हेनरी हूँ डॉक्टर साहिब, दरवाजा खोलो। बूढ़े ने खिड़की बंद की। थोड़ी देर के बाद उसी बूढ़ी ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में मिट्टी के तेल से जलने वाला लैंप था। लैंप की रोशनी में बूढ़े का गंजा सर और सर के किनारे किनारे सफेद बालू की झालर साफ नजर आ रही थी। उसने गर्म गाउन पहन रखा था। उसने पूछा, क्या लाए हो? हेनरी ने आगे झुककर आहिस्ता से कहा, बिल्कुल ताजा मुर्दा लाए हैं, इसे शाम को दफन किया गया था। अंदर आ जाओ। ये बूढ़ा कोई डॉक्टर था। वो दोनों आदमी को एक बड़े कमरे में ले आया जहां बोसीदा सी अलमारियों में रंग बिरंगी दवाइयों से भरी हुई बोतलें और शीशियां पड़ी थी। दरमियान में एक बड़ी मेज थी जिस पर शीशे के प्यालों में सुर्ख और सब्ज रंग के महलूल बड़े हुए थे। सामने दीवार के साथ एक स्ट्रेचर लगा था जिस पर खून के धब्बे थे। स्ट्रेचर के सहारे की जानिब ट्रे में मुख्तलिफ साइज की छुरियां, आरियां और छोटे चाकू, बड़े चाकू थे। कोने में एक इंसानी ढांचा खड़ा था। ये कोई डॉक्टर था। हेनरी ने मुर्दे को बोरी में से निकालकर स्ट्रेचर पर लटाया। डॉक्टर ने गैस का लैंप रोशन किया। वो झुककर मुर्दे का मुआयना करने लगा। फिर हेनरी और डेविड की तरफ मुतवज्जी होकर आरामदेह कुर्सी पर बैठा और बोला, तुम दोनों खुशकिस्मत हो कि कब्रिस्तान में गश्त करती पुलिस ने तुम्हें नहीं देखा। अब हरगिज किसी कब्रिस्तान में मुर्दे खोदने मत जाना। पकड़े गए तो तुम दोनों को फांसी हो जाएगी। गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती कर दी है और पुलिस कब्रों से मुर्दे गायब करने वालों को जगह जगह तलाश करती फिरती है। ये लो मुर्दे की कीमत। और बूढ़े डॉक्टर ने जेब में से बटवा निकालकर उसमें से 2 पाउंड निकालकर हेनरी को दिए। डॉक्टर ने एक बार फिर उन दोनों को खबरदार करते हुए कहा, मैं हैरान हूँ कि तुम दोनों जिंदा बचकर कब्रिस्तान से कैसे निकल आए। मरने वालों के लवाहकीन ने रातों को अपने अजीजों की कब्रों पर पहरा देना शुरू कर दिया है। हुकूमत की तरफ से उन्हें इजाजत दे दी गई है कि अगर वो किसी को कब्र खोद कर मुर्दा निकालते देखें तो उसे वहीं कत्ल कर दें। खबरदार आइंदा किसी कब्र का रुख मत करना। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। तुम दोनों सर्दी से ठटर रहे हो। जब डॉक्टर चला गया तो हेनरी ने डेविड से कहा, पैसे कमाने का बड़ा आसान जरिया था। मुर्दा कब्र से निकाला और डॉक्टर से 2 पाउंड मिल गए। अब मुर्दा कहाँ से लाएंगे? डेविड बोला, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। वो क्या? हेनरी ने पूछा। डेविड बोला, हम कब्रों में से मुर्दा निकालने के बजाय जिंदा आदमी को कत्ल करके इसका मुर्दा लाकर डॉक्टर से पैसे वसूल कर लिया करेंगे। दोनों जराइम पेशा जाहिल आदमी थे। हेनरी ये तरकीब सुनकर उछल पड़ा। बोला, डेविड, तुमने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है। हम कब्रिस्तान जाकर कब्रें खोदकर मुर्दा निकालने के वास्ते अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। बस किसी गरीब नादिर औरत या आदमी को वर्गलाकर घर ले जाएंगे। उसे चाय में बेहोशी की दवाई मिलाकर पिलाएंगे। जब वो बेहोश हो जाएगा तो उसका गला दबाकर उसे मार डालेंगे और लाश रात के अंधेरे में डॉक्टर के पास ले आएंगे। डेविड खुश होकर बोला, यही तो मैं कह रहा था। अब हमें कब्रिस्तान जाकर अपनी जान की बाजी लगाने की कोई जरूरत नहीं। हेनरी ने कहा, पहले किसका गला दबाएं? तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई गरीब नादिर शख्स है? डेविड बोला, हमारे साथ वाले मोहल्ले में जो गरीब औरत लूसी रहती है, हम बड़ी आसानी से उस पर हाथ साफ कर सकते हैं। लूसी बहुत गरीब है। कूड़े क्रिकेट से डबल रोटी चुनकर खाती है। वो हमें जानती भी है। उसे खाने का लालच देंगे, वो हमारे साथ आ जाएगी। हेनरी की खुशी से बातें खिल गई। उसने डेविड का हाथ पकड़कर जोर से दबाया और बोला, बस समझो काम हो गया, कल ही इसका काम तमाम कर देंगे। डॉक्टर उनके लिए काफी लेकर आया। दोनों काफी पीने लगे। हेनरी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, हमने एक फैसला किया है। तुम तो जानते हो कि हमारा गुजारा अभी तुम्हें ताज़ा लाशें सप्लाई करने पर है और तुम्हें अपनी तिबी तहकीक जारी रखने और इंसानी जिस्म के बीमारियों का खोज लगाने के लिए लाशों की चीड़ फाड़ की अशद जरूरत है। हम तुम्हें मुर्दा सप्लाई की कोशिश जारी रखेंगे।
डॉक्टर ने भुएं ऊपर उठाते हुए हैरानी से पूछा, शहर के सारे कब्रिस्तानों में पुलिस के सिपाही और मुर्दों के रिश्तेदार हथियार लिए बैठे हैं, तुम लाशें कहाँ से सप्लाई करोगे? क्या तुम जिंदा आदमियों को मारोगे? तौबा करो डॉक्टर, हेनरी ने कानों को हाथ लगाकर कहा। ऐसा तो कभी हम सोच भी नहीं सकते। लंदन शहर के आसपास सैकड़ों देहात हैं, वहाँ हर रोज कोई ना कोई मरता ही रहता है। हम देहात में चले जाएंगे और जब तक वहाँ किसी को पता नहीं चलता हम वहाँ के कब्रिस्तान से लाशें खोद कर ले आया करेंगे। खतरा महसूस हुआ तो दूसरे गांव का रुख कर लेंगे। डॉक्टर ने काफी गंभीर निकलकर प्याली रखते हुए कहा, ये तुम जानो और तुम्हारा काम, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मुझे जिस वक्त लाश लाकर दोगे तुम्हें 2 पाउंड मिल जाएंगे। अब तुम जाओ। शब्बा है डॉक्टर। दोनों जुराइम पेशा अंग्रेज उठकर बाहर को चल दिए। मैं भी उनके साथ हो लिया क्योंकि मुझे अब इन जालिम कातलों के नीचे से इस गरीब औरत लूसी को बचाना था, जिसे कत्ल करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। मुझे कोई और तो काम था नहीं। वैसे भी मुझे इस वक्त तक उस इलाके में रहना था जब तक कि मेरा अपने जमाने में पहुंचने का कोई वसीला नहीं बन जाता। इन लोगों के घोड़े बाहर खड़े थे। वो घोड़ों पर बैठकर गली में आगे की तरफ रवाना हो गए। मैं उनमें से एक आदमी के घोड़े पर पहले ही सवार हो चुका था। मैं पूरी तरह से समझ गया था कि मैं 18वीं सदी ईस्वी के लंदन में था, जब मेडिकल साइंस पर डॉक्टर लोग बड़ी सरगर्मी से नई नई तहकीकात कर रहे थे। अब हेनरी ने डेविड से पूछा कि तुम्हारे पास बेहोश करने का सबूत है? डेविड बोला, तुम फिक्र न करो, मैं सुबह होते ही लूसी को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम 2-4 अंडे और डबल रोटी के साथ मक्खन लगाकर तैयार रखना। बेफिक्र रहो तुम। अब डेविड चला गया। उसका मकान उसी गली में था। हेनरी भी अपने गंदे बिस्तर पर घुसकर सो गया। मैं उसके गंदे कमरे से बाहर निकल आया। मुझे सुबह का इंतजार करना था। सोचा कहाँ जाऊं, अभी रात आधी ही गुजरी थी। मैं इसी तरह गैबी हालत में था। सबको देख सकता था, कोई मुझे देख न सकता था। इसमें मुझे ये आसानी थी कि बहुत सी अजीबोगरीब बातों का इल्म हो जाता था। अगर मैं गैबी हालत में ना होता तो मुझे कभी भी मालूम ना हो सकता कि ये जुराइम पेशा लोग एक बेगुनाह गरीब औरत को कत्ल करने वाले हैं। मैं लंदन की गुंजान आबादी में था। इंतहाई हस्ता हाल मकान थे। गलियों में गैस के लैंप जरूर कहीं कहीं अपनी नाकाफी रोशनी से सर्द रात के कहरे को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। मैं दरिया की तरफ निकल गया। दरिया के पुल पर टावर ऑफ लंदन था। ये वो तारीख की बदनाम ज़माना अकूबत गाह थी जहां इंग्लिस्तान के बादशाहों से लेकर नामवर जर्नेलों तक इनके सर काटे गए थे। सोचा क्यों ना इस तारीखी जगह की सैर की जाए। पुल के ऊपर गैस के लैंप रोशन थे जिनका अक्स कहर आलूद दरिया की सतह पर पड़ रहा था। दरिया पर उस जमाने की फौज का पहरा था, मगर मुझे चूंकि कोई देख नहीं सकता था इसलिए बड़े आराम से उनके करीब से होकर निकल गया। टावर ऑफ लंदन की चौकोर इमारत एक अफरीत की तरह रात के अंधेरे में खड़ी थी। वहां भी फौज के सिपाही तलवारें नेज़े भाले लिए पहरा दे रहे थे। 2 घोड़सवार पुल पर गश्त लगा रहे थे। अफसोस के टावर ऑफ लंदन के दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैं चलते चलते काफी दूर निकल आया। चलने में थकावट तो महसूस होती नहीं थी, इसलिए चला जा रहा था कि किसी तरह रात गुजरे। जब रात ढलने लगी तो मैंने सोचा कि वापिस जुराइम पेशा डेविड के घर को चलना चाहिए, कहीं वो मेरे पहुंचने से पहले ही उस गरीब औरत को मार न दे। मैं वापस हो गया। वापसी पर मेरा गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। कब्रिस्तान की 4 दीवारें टूट फूट चुकी थी। गेट पर खंबे के साथ गैस का लैंप रोशन था। डेविड की गली जिस गंजान आबादी में थी वो मेरी निगाह में थी। कब्रिस्तान में शॉर्टकट रास्ता था। मैं कब्रिस्तान में हो गया। खस्ता हाल कब्रें थी। अजीब डरावनी किस्म की वीरानी छाई हुई थी। मुझे अब कब्रिस्तानों से कोई डर महसूस नहीं होता था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे चला आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा, पीछे कोई ना था। मैं आगे चल पड़ा। अब मुझे अपने पीछे किसी के सूखे पत्तों पर चलने की आहट सुनाई दी। मैं एकदम रुक गया, लेकिन जब पीछे देखा तो पीछे कोई ना था। अब मेरी छठी हिस्स ने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम्हारा ताक़ुब किया जा रहा है और कोई नजर न आने वाली मखलूक तुम्हारा पीछा कर रही है। मैंने आयशा से अंग्रेजी में पूछा, कौन हो तुम? उसके जवाब में मुझे किसी के गहरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। डर और खौफ महसूस न होने के बावजूद मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने एक बार फिर पूछा कि कौन हो तुम? उसके जवाब में गहरी खामोशी छाई रही। मैं फिर से चल पड़ा। सूखी शाखों और पत्तों पर चलने की आहट फिर सुनाई देने लगी। मैं जल्दी जल्दी कब्रिस्तान से बाहर निकला। कब्रिस्तान से निकलकर पत्थरों से बनी हुई सड़क पे आया तो पाँव की आहट खत्म हो गई। मैं तेज से चलने लगा। उसके बाद ना तो मुझे अपने पीछे किसी के गहरे सांस लेने की आवाज आई और ना ही सूखे पत्तों पर चलने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि ये कोई भटकती हुई रूह थी जिसने कब्रिस्तान में मेरा पीछा किया, और जब मैं कब्रिस्तान से निकल आया तो वो कब्रिस्तान में ही रह गए। शायद उसे कब्रिस्तान की हदूद से बाहर जाने की इजाजत न थी।
मैं आराम आराम से चला जा रहा था। डेविड के घर तक पहुंचते पहुंचते दिन की फीकी फीकी रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। डेविड का मकान मैंने रात को ही देख लिया था। मैंने दरवाजे को अंदर की तरफ दबाया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसके जराइम पेशा साथी हेनरी का मकान करीब ही था। मैं उसके मकान पर आया। उसका दरवाजा भी अंदर से लॉक था। गली खाली थी। मैं डेविड के मकान के सामने एक तरफ होकर मकान के थड़े पे बैठ गया। कुछ देर के बाद दिन निकला। एक मकान से एक बूढ़ा मफलूकुल हाल अंग्रेज छड़ी टेकता, मुंह में पाइप दबाए निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलता और खांसता हुआ गली में से गुजर गया। इतने में डेविड के मकान का दरवाजा खुला और डेविड मेले कुचैले ओवरकोट में मलबूस, सर पर काले रंग की ऊनी टोपी जमाए बाहर निकला। दरवाजे को बंद किया और गली के दूसरी तरफ चल पड़ा। मैं उसके पीछे चलने लगा। वो साथ वाली गली में जाकर एक ऐसे मकान में दाखिल हो गया जिसका कोई दरवाजा ना था। एक तारीख डेवड़ी ही थी। मैं भी उसके साथ दाखिल हो गया। आगे सामने कोठरियां बनी हुई थी। दरमियान में गंदी नाली थी। उन कोठरियों के दरवाजे टूटे हुए थे। एक कोठरी के दरवाजे पर नमदा लटक रहा था। डेविड ने वहां खड़े होकर आवाज दी, लूसी सिस्टर, लूसी जाग रही हो। 2-3 आवाजों के बाद अंदर से एक औरत की कमजोर सी आवाज सुनाई दी, कौन हो, क्यों आए हो? डेविड ने कहा, सिस्टर मैं हूँ डेविड, तुम्हारा भाई और हमसाया डेविड। अंदर से लूसी ने पूछा, सुबह सुबह मुझे तंग करने क्यों आ गए हो? डेविड ने बड़े नरम लहजे में कहा, लूसी बहन, आज मैंने और हेनरी ने बीबी जोसेफियान के नाम की न्यास पकाई है। तुम्हें लेने आया हूँ। हमारे साथ नाश्ता करके वापस आ जाना। अंडे, डबल रोटी, मक्खन और जाम भी होगा। बेचारी गरीब भूखी औरत अंडे, डबल रोटी, मक्खन और जाम वगैरह का नाम सुनकर खुश हो गई। जल्दी से बोली, अंदर आ जाओ डेविड भाई। डेविड नमदा उठाकर कोठरी में दाखिल हो गया। मैं कोठरी में जाने के बारे में भी सोच ही रहा था कि दूसरे लम्हे डेविड एक दरमियानी उम्र की दुबली पतली बिखरे हुए बालों और गंदे बंदे कपड़ों वाली औरत को साथ लेकर कोठरी से बाहर आया। वो उसे कह रहा था, मैंने और हेनरी ने ये न्याज पकाई है। सबसे पहले तुम्हें न्याज खिलाना चाहते हैं। तुम हमारी बहन भी हो और हमारी हमसाए भी। तुम ठीक हो ना? लूसी खांसते हुए बोली, खांसी पीछा नहीं छोड़ती डेविड भाई। अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी। डेविड ने कहा, ऐसा न कहो लूसी बहन, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। तुम्हारी हमें बड़ी जरूरत है। खुदावन तुम्हें बहुत देर तक जिंदा रखे। मैं दोनों के साथ चल रहा था। वहां मैं लूसी को खबरदार नहीं कर सकता था कि डेविड उसके साथ था। मैं उसे नजर नहीं आ रहा था। वो मेरी आवाज सुनकर जरूर डर जाती और भाग जाती। मैंने सोचा कि मौका वारदात पर चलकर ही कुछ करूंगा। मुझे यही करना था कि इस मासूम गरीब औरत को इन कातलों से बचाना था। हेनरी का मकान वहां से ज्यादा दूर न था, इसी गली में था। मैं भी लूसी और डेविड के साथ हेनरी के मकान में दाखिल हो गया। हेनरी ने छोटी सी मेजों पर थालियों में डबल रोटी, मक्खन, जाम और कॉफी से भरे हुए मग सजाए थे। लूसी को देखकर वो उठ खड़ा हुआ, झुककर उसे सलाम किया और बोला, लूसी बहन, हमने न्याज बनाई है और सबसे पहले तुम्हें खिला रहे हैं। हमारे हक में दुआ करना कि हमें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। डेविड ने जल्दी से कुर्सी पेश की। हेनरी ने लूसी का हाथ पकड़कर बड़े अदब आदाब के साथ उसे कुर्सी पे बिठाया और डबल रोटी पर मक्खन और जाम लगाकर उसे पेश किया। लो बहन लूसी, आज जी भरकर तुम खाना खा लो। गरीब औरत को मालूम होता था कि एक मुद्दत के बाद मक्खन, जाम और डबल रोटी मिली है। दोनों हाथों से खाने लगी। डेविड ने आंखों से हेनरी को कुछ इशारा किया। हेनरी ने काफी के मग की तरफ इशारा किया जो लूसी के सामने रखा हुआ था और जो गर्म काफी से भरा हुआ था। डेविड ने कहा, लूसी बहन, साथ काफी भी पियो। ये काफी खास तौर पर हमने न्याज के लिए खरीदी थी। बड़ी लजीज काफी है। लूसी को मक्खन जाम वाले स्लाइस खाने से ही फुर्सत नहीं थी। देखते देखते वो 2 स्लाइस हड़प कर गई और कहने लगी, मैं पहले नाश्ता कर लूं, फिर आराम से काफी पीऊंगी। डेविड ने काफी का मग गरीब औरत के और आगे कर दिया। उसने काफी के 2 सिरे मग की तरफ इशारा किया और आंखों में हेनरी से कुछ पूछा। हेनरी ने इशारा करके बताया कि इसमें कुछ नहीं। डेविड बैठ गया। उसने अपने वाला मग उठाया और काफी पीने लगा। हेनरी अपने मग की काफी पी रहा था। बेहोशी की दवाई लूसी वाले मग में थी। दोनों जराइम पेशा बेचैन हो रहे थे, चाहते थे कि लूसी जल्दी से काफी पी ले। लूसी बराबर डबल रोटी, जाम और मक्खन का नाश्ता कर रही थी। डेविड ने हेनरी से सरगोशी में पूछा, बेहोशी की दवाई लूसी के मग में मिला दी थी ना? काफी से ज्यादा दवाई डाल दी है। काफी के पहले घूंट के साथ ही वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। डेविड बोला, बस ठीक है, इसके बेहोश होते ही मैं इसे उठाकर इस कोठरी में ले आऊंगा और गला गोंदकर इसका काम तमाम कर दूंगा। हेनरी बाहर जाते हुए बोला, बाहर आ जाओ, कहीं इस औरत को शक न बढ़ जाए। दोनों बाहर आके इस बात की तस्दीक हो गई थी कि उन्होंने सिर्फ नादार औरत लूसी के मग में ही बेहोशी की दवा मिलाई हुई है।
लूसी ने इस दौरान आधी से ज्यादा डबल रोटी, जाम और मक्खन हड़प कर लिया था, मगर अभी तक उसने अपनी कॉफी का एक घूंट भी न पिया था। उसका मग इसी तरह स्याह रंग की कॉफी से भरा हुआ था। हेनरी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लूसी बहन, कॉफी भी पियो, ये बड़ी आला क्वालिटी की कॉफी है। लूसी ने अपने हाथ अपने कुर्ते से पूंछते हुए कहा, अभी पीती हूँ, फिक्र न करो, ये कॉफी मुझे रोज रोज कहाँ मिलेगी। अब मैं लूसी के करीब हो गया। मैंने उसके कान में सरगोशी की, लूसी काफी न पीना, इसमें बेहोशी की दवा मिली है, ये लोग तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। लूसी ने जब देखा कि उसके कान में जिस मर्द ने सरगोशी की है वो नजर नहीं आ रहा तो वो घबराकर उठ खड़ी हुई। उसने बेइख्तियार कहा, इस कमरे में कोई भूत है हेनरी। मैंने लूसी के कान में दोबारा सरगोशी की और कहा, लूसी मैं भूत नहीं, मैं इंसान हूँ और तुम्हारा हमदर्द हूँ। लूसी और ज्यादा घबरा गई। उसने चीख मारी और भूत भूत कहती बाहर की तरफ भागी। हेनरी और डेविड हैरान हो गए कि इस औरत को क्या हो गया है। इनका शिकार इनके हाथों निकला जा रहा था। हेनरी ने चिल्लाकर कहा, डेविड, इसे काबू करो। डेविड लूसी की तरफ दौड़ा। मैं इससे पहले तेजी से बाहर निकल गया। लूसी गली में अपने मकान में घुस गई थी। डेविड ने अपने कोट की जेब में से पतली रस्सी निकाली। ये वो रस्सी थी जो उसने लूसी का गला घोंटने के लिए रखी थी। मैं दौड़कर लूसी के मकान में गया। लूसी घबराई हुई थी और टूटे हुए पलंग पर बैठी खौफ के मारे कांप रही थी। डेविड आते ही रस्सी लिए उसकी तरफ बढ़ा। अब तमाशाई बनकर देखते रहने का वक्त नहीं था। जो मैं कर सकता था मैंने वही किया। सबसे पहले तो मैंने लूसी की गर्दन की एक खास रग पर हाथ रखा। उसके असर से वो बेहोश हो गई। डेविड यही समझा होगा कि लूसी खौफ के मारे बेहोश हो गई है। लूसी पलंग पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मैंने एक सेकंड में उसे उठाकर अपने कंधों पे डाला। लूसी मेरी गिरफ्त में आते ही गायब हो गई। डेविड ने अचानक लूसी को गायब होते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उसे उसी हालत में छोड़कर लूसी को उठाए मकान से निकला और गली में से होता हुआ बाहर बाजार में आ गया। बाजार में छकड़ी और घोड़सवार वगैरह गुजर रहे थे। उस जमाने के लिबास में मलबूस औरतें और मर्द चल फिर रहे थे। मुझे ख्याल आया कि औरत भीख मांगकर गुजर औकात करती है। मैं इसे किसी दूसरे शहर जाने वाली घोड़ा गाड़ी में बिठा देता हूँ। दूसरे शहर पहुंचकर इसकी जिंदगी कम से कम हेनरी और डेविड की तरफ से महफूज हो जाएगी। इसने तो भीख ही मांगनी है, लंदन में ना सही किसी दूसरे शहर में भीख मांग लिया करेगी। इस जमाने में घोड़ा गाड़ियां, जिन्हें कोच कहा जाता था, एक शहर से दूसरे शहर को चला करती। 2-3 कोच सफर के लिए तैयार हो रही थी। मुसाफिर सवार हो रहे थे। वो घोड़ा गाड़ियों की छत पर सामान रस्सियों से बांध दिया गया। मैं लूसी को गाड़ी के अंदर सवारियों के साथ नहीं बिठा सकता था। वो एकदम जाहिर हो जाती तो मुसाफिर डरकर भाग जाते। मैंने लूसी को एक घोड़ा गाड़ी की छत पर संदूकों वगैरह के दरमियान बिठाया। जैसे ही मैंने उसे कंधे से उतारा वो नजर आने लगी। वो अभी तक बेहोश थी। उसके बाद मैं नीचे आया। जब तक घोड़ा गाड़ी रवाना ना हो गई मैं उसी जगह खड़ा रहा। जब घोड़ा गाड़ी दूसरे शहर की तरफ चल दी और काफी दूर चली गई तो मैं वापिस शहर की तरफ चल पड़ा। सामने अब मेरा कोई मकसद न था। लूसी को मैंने कातलों से बचा लिया था। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक मुझे इस कागज का ख्याल आया जो तारीख के पिछले जमाने में दरख्त के नीचे बैठे हुए बोने ने मुझे दिया था। जब मैंने उसे खोलकर देखने लगा, कागज पर छोटे छोटे दायरे और तीर के निशान बने थे। देर तक मैं सड़क के किनारे बैठा कागज को देखता रहा। अजीब गोरख धंधा था जो मेरी समझ से बाहर था। जब मुझे उस नक्शे का सर पर कुछ समझ न आया तो मायूस होकर मैंने उसे तय करके वापस कोट की जेब में रखा और आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चलने लगा। एकदम उस पर मायूसी के बादल छा गए। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि अब मेरा कुछ नहीं बनेगा और मैं बाकी जिंदगी इसी तरह अजनबी सदियों में दर बदर फिरता रहूंगा और मुझे अपना वतन पाकिस्तान देखना कभी नसीब ना होगा। दिल बोझल सा हो गया। एक कदम उठाने को दिल नहीं चाहता था। मैंने सड़क के दाएं जानिब देखा। वहां एक 4 फुट ऊंची पथरीली दीवार थी जिस पर कहीं कहीं जंगली बेल चिमटी हुई थी। खुदा जाने ये कौन सी जगह थी। बहरहाल मैं दीवार पर चढ़कर बैठ गया और अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगा कि कुदरत ने मेरे साथ कैसी सितम जरीफी की है। इतने में किसी ने मेरा असली मुसलमानों वाला नाम लेकर पुकारा। मैं चौंक पड़ा। देखा कि मेरी बाएं जानिब अहाते में अंदर की तरफ एक बुसीता चीथरे लिबास वाली बूढ़ी औरत खड़ी मेरी तरफ देख रही है। उसकी नजरें सीधे मुझ पर पड़ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो गायब हूँ। फिर ये औरत मुझे किस तरह देखने में कामयाब हो गई। उसकी नजरें बिल्कुल मेरे चेहरे पर जमी थी। साफ लग रहा था कि वो बराह रास्त मुझे देख रही है और मैं उसे दिखाई दे रहा हूँ। मैं जल्दी से दीवार से अंदर की तरफ उतरकर जरा पड़े हटकर खड़ा हो गया। बूढ़ी औरत ने अजीब सी हंसी हंसकर कहा, मेरा इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें देख रही हूँ। दूसरे के लिए तुम गायब हो गए हो मगर मेरे लिए गायब नहीं, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं समझ गया कि ये कोई जादू करनी है और जादू के जोर से इसने मुझे देख लिया और मेरा नाम भी मालूम कर लिया। फिर मैंने उसे पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ?
वो बोली, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। किस बात का शुक्रिया? मैंने पूछा। औरत बोली, मैं इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने ऐन वक्त पर पहुंचकर मेरी छोटी बहन लूसी की जान बचा ली। अगर तुम वहां मौजूद ना होते तो उस वक्त मेरी बहन की लाश की डॉक्टर चीर फाड़ कर रहा होता। मैंने बेदिली से कहा, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत ऐसा किया था। वो बोली, तुमने मुझ पर जो एहसान किया मैं उसका बदला चुकाना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें जादू करना आता है, मगर तुम्हारा जादू मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वो औरत हंसने लगी। उसके सामने के 4 दांत स्याह हो चुके थे। कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैंने सोचा कि हो सकता है यही औरत मुझे कोई गुड़ की बात बताए और मैं अपनी दुनिया में पहुंचने में कामयाब हो जाऊं। तुम मेरी मदद क्या कर सकती हो? मैंने पूछा। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ कहाँ ठोकरे खाते पे रहे हो और कहाँ जाना चाहते हो। मैं बड़ा खुश हुआ। ये औरत अगर मेरे बारे में छुपी हुई सारी बातें जानती है तो मुझे जरूर इस जंजाल से बाहर निकाल सकती है। मेरे लहजे में थोड़ी खुशामद सी आ गई। क्या करता मजबूर था। मैंने कहा, प्यारी बहन, अगर तुम सब कुछ जानती हो तो मुझे इस मुसीबत से निकालकर 20वीं सदी में पहुंचा दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। यहाँ बैठ जाओ। वो भी बैठ गई। मैं भी उसके करीब होकर बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारी जेब में जो कागज है वो निकालो। मैंने फौरन जेब से गोल दायरों और तीर के निशानों वाला कागज निकालकर उसके हवाले किया। वो उसे गौर से देखती रही, फिर बोली, सिर्फ ये कागज तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकेगा। मेरा दिल बुझ सा गया। मैंने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने कागज तय करके मुझे वापस दिया। कहने लगी, तुम अपने मुंह से तिलिस्मी मोहरा निकालो, मेरे सामने होकर बैठो, मैं तो वैसे ही तुम्हें देख रही हूँ। मैंने मोहरा मुंह से निकाला तो जाहिर हो गया। वो औरत बोली, इस मोहरे की हिफाजत करना, ये तुम्हें बहुत सी आने वाली मुसीबतों से बचाएगा। मैंने मोहरा कोट की अंदरूनी जेब में कागज के साथ रखा और कहा, अब मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद किस तरह कर सकती हो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही हो। वो हंसने लगी। बोली, तुम लोग अपने आप से बड़े गाफिल हो। तुम्हें कुछ नहीं पता कि कौन तुम्हारी मदद कर सकता है और कौन तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो अपने स्याह दांतों की नुमाइश करते हुए हंसने लगी। मैं चुप बैठा उसका मुंह तकने लगा कि देखूं अब ये क्या कहती है। उसने पटी हुई गर्म ऊनी शाल अपने बूढ़े जिस्म पर लपेटते हुए कहा, रात को तुम एक कब्रिस्तान में से गुजरे थे। मुझे याद आया। मैंने कहा, हाँ, मैं एक कब्रिस्तान में से गुजरा था। वो फिर हंसने लगी। हम जिंदा लोग यही समझते हैं कि कब्रिस्तान बड़े हुए लोगों की आरामगाह है। शायद ही किसी को ये मालूम हो कि हर कब्रिस्तान अपनी खामोशियों में हजारों राज छुपाए हुए होते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि जब तुम रात की खामोशी में कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे तो एक भटकती हुई रूह तुम्हारा पीछा कर रही थी? मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है। मुझे ऐसे लगा था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुझे उसके पाँव के सूखे पत्तों पर पड़ने की आवाज भी सुनाई दी थी। बूढ़ी औरत बोली, वो भटकती रूह तुम्हारी मदद करने आई थी, मगर तुम बड़ी जल्दी कब्रिस्तान में से निकल गए। वो रूह कब्रिस्तान की हदूद से बाहर नहीं निकल सकती थी, जिसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे ना आ सकी। मैंने बेताब होकर पूछा, मेरे खुदा, अब मैं क्या करूं? क्या रात को उसी कब्रिस्तान में दोबारा उस रूह से मुलाकात हो सकती है? लूसी की बड़ी बहन कहने लगी, मैं कुछ नहीं कह सकती। ये भटकती रूहें जब किसी इंसान की मदद करना चाहती हैं तो उसे सिर्फ एक बार ही मौका देती हैं। अगर वो आदमी उस मौके से फायदा ना उठा सके तो रूहें दोबारा मुश्किल से ही मिलती हैं। मैंने बूढ़ी औरत से इल्तिजा करते हुए कहा, प्लीज मेरी बहन, मेरी मदद करो। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि उस रूह से दोबारा मुलाकात हो जाए। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हें लातीनी जुबान का एक तिलिस्मी मंत्र बताती हूँ। उस मंत्र में भटकती रूहों की तारीफ की गई है। रात को कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्र के पास बैठकर ये मंत्र 500 मरतबा दोहराना। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और उस रूह के दिल में तुम्हारी मदद का ख्याल आ गया तो वो जरूर हाजिर हो जाएगी और तुमसे हम कलाम होगी। और मुझे यकीन है कि सिर्फ वही रूह तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकती है जिसमें तुम फंसे हुए हो। वो उठ खड़ी हुई, अब मैं जाती हूँ, मैंने तुम्हारे एहसान का बदला चुका दिया है। ये कहकर वो दीवार के साथ साथ एक तरफ चल दी। मैं उसे उस वक्त तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। अब मुझे रात को कब्रिस्तान जाना था। अभी दिन की फीकी और धुंधली रोशनी फैली थी। इस सर्द इलाके में दिन बड़े छोटे होते हैं, जल्दी रात पड़ जाती है। कुछ वक्त मैं इधर उधर फिरता रहा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने खाता वगैरह कहाँ से हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अब फूटी कोड़ी भी ना थी। लेकिन मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि गैबी हालत में ज्यादा देर रहने के बायस मेरी भूख प्यास तकरीबन जाती रही। अब बहुत जल्द दिन की रोशनी जैसे बुझ गई और रात हो गई। बाजारों और मकानों में गैस के लैंप रोशन हो गए। उनकी रोशनी बिजली की रोशनी का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती।
मैं दरिया की तरफ चल पड़ा क्योंकि कब्रिस्तान दरिया की तरफ जाते हुए रास्ते में आया था। आखिर मैंने कब्रिस्तान तलाश किया। ये वही कब्रिस्तान था जहां एक रात पहले कब्रों के दरमियान गुजारते हुए मुझे एहसास हुआ कि कोई नजर न आने वाली रूह मेरा पीछा कर रही है। जहां पहली बार मैंने अपने पीछे किसी गैबी रूह के कदमों की चाप सुनी थी। मैं वहीं एक कब्र के पत्थर पे बैठ गया और लूसी की बड़ी बहन ने जो मुझे मंत्र बताया था वो मुंह ही मुंह में पढ़ने लगा। ये मंत्र मैंने 500 मर्तबा पढ़ना था। मेरे पास काफी वक्त था। अभी रात आधी नहीं गुजरी थी। मैं आराम आराम से मंत्र पढ़ रहा था और साथ साथ उसकी गिनती भी करता जाता था। जब 100 मर्तबा मंत्र पढ़ चुका तो एक छोटा सा पत्थर उठा के कब्र के ऊपर रखा। उसके बाद फिर मंत्र पढ़ने लगा। हर 100 बार मंत्र पढ़ने के बाद मैं एक पत्थर कब्र पे रखता। इसी तरह जब 500 मर्तबा मंत्र पढ़ चुका तो कब्र पर रखते हुए पत्थरों को गिना। पूरे 5 पत्थर हो गए थे। इन तिलिस्मी अमलों में गिनती को बड़ी अहमियत दी जाती है। इसका मुझे तजुर्बा हो चुका था। उस वक्त रात काफी गुजर चुकी थी। शायद आधी रात खत्म होने वाली थी। कब्रिस्तान में मौत का सकून छाया था। मुझे भटकती हुई रूह का इंतजार था। रूह ने मुझे नजर तो आना ना था, अगरचे वो मुझे गायब हालत में देख सकती थी, जैसा कि गुज़िश्ता रात उसने मुझे गायब हालत में कब्रिस्तान से गुजरते हुए देख लिया। चुनाचे मैंने कान लगा रखे थे कि किसी तरफ से मुझे भटकती रूह के कदमों की चाप या उसकी गहरा सांस लेने की आवाज सुनाई दे, मगर कुछ भी ना हो रहा था। ना उस रात की तरह किसी के पाँव की चाप सुनाई दी, न गहरा सांस भरने की आवाज आ रही थी। मैं कुछ ना उम्मीद हो गया। सोचा कि मैंने गुज़िश्ता रात इस रूह को कोई अहमियत ना दी थी, इसलिए वो शायद मुझसे नाराज हो गई। अब नहीं आएगी। रात गुजरती जा रही थी। सर्दी का एहसास मुझे तो नहीं हो रहा था क्योंकि मैं तिलिस्मी मोहरा मुंह में रखकर गायब हो चुका था, लेकिन कब्रिस्तान में उतरे हुए गहरे और सर्द शबनम में भीगती हुई पुख्ता कब्रों को देखकर महसूस हो रहा था कि रात बड़ी सर्द है। वक्त गुजरता चला गया। रूह नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगा कि यहाँ मुर्दा कब्रों में बैठने से अब मुझे क्या मिलेगा। मुझे वापस चलना चाहिए। अभी मैं उठा नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान से वापस जाने के लिए पर तो रहा था कि अचानक मुझे इस मौत की खामोशी में एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी कि जैसे किसी ने मेरे करीब आकर गहरा सांस लिया हो। मैं फौरन समझ गया कि भटकती रूह आ गई है। मैं होशियार होकर बैठ गया। दूसरी बार फिर गहरा सांस लेने की आवाज आई। मैंने आहिस्ता से पूछा, कौन हो? जवाब में खामोशी छाई रही। उसके चंद लम्हों के बाद जब किसी इंसान के एक साथ 3-4 मरतबा सांस लेने की आवाज आई तो मैंने कहा, कौन हो? अगर तुम वही कल वाली रूह हो तो मुझसे बात करो। मैं तुमसे मुलाकात के लिए यहाँ आया हूँ। उसके जवाब में एक खोखली सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। ये रूह की आवाज थी जो रुक रुक कर बोल रही थी, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, जो कुछ मैं कहूँ उसे गौर से सुनो। तुम इस लायक नहीं कि तुम्हारी मदद की जाए, लेकिन तुमने 500 बार मेरा मंत्र पढ़ा और एक बेगुनाह औरत की जान बचाई, इसलिए तुम्हारी मदद को आ गया हूँ। मैं खामोशी से सुनता रहा। रूह ने रुक रुक कर अपनी खोखली आवाज में काफी देर लगाकर अपनी बात पूरी की। मैंने बिल्कुल न पूछा कि रूह मुझसे क्या कहने वाली है। खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद रूह फिर बोली, या वो आदमी जिसकी वो रूह थी फिर बोला, दरिया के दूसरे किनारे पर शहर का सबसे बड़ा गिरजाघर है। गिरजाघर के पीछे कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक नेकदिल राहिब की कब्र है। कब्र पर चांदी की सलेब लगी है। ऊपर कब्र का तावीज है। असल कब्र नीचे तहखाने में है। कब्र के सरहाने की तरफ से एक जीना नीचे तहखाने में उतरता है। तुम नीचे तहखाने में जाओगे, वहां तुम्हें दीवार के साथ लगा हुआ एक खाली ताबूत मिलेगा। उसे खोलोगे तो एक दरवाजा नजर आएगा। उस दरवाजे में से गुजर जाना। अगर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम अपने जमाने में पहुंच जाओगे। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। खुदा हाफिज। मैंने जल्दी से पूछा, अगर मैं अपनी दुनिया में ना पहुंचा तो ताबूत के दरवाजे में से गुजरकर कौन सी दुनिया में पहुंच जाऊंगा? इसका कोई जवाब ना आया। मैंने अपना सवाल फिर दोहराया। दूसरी मरतबा भी कोई जवाब ना मिला। रूह जा चुकी थी। मैंने लंदन बुर्ज के जरिए दरिया पार किया। दरिया के दूसरे किनारे पर आने के बाद मैंने बड़े गिरजाघर की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे गिरजाघर का बड़ा ऊंचा मीनार दिखाई दिया। मैं गिरजाघर के उकम में आया। वहाँ वाकई एक बड़ा वसी कब्रिस्तान था। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान था और इसमें बड़ी नामवर शख्सियतें दफन थी, जिनके नाम मैंने कब्रों के कुतबों पर पढ़े। आखिर मुझे वो कब्र मिल गई जिस पर काफी बड़ी चांदी की सलेब नस्ब थी। ये किसी बुजुर्ग राहिब की कब्र थी। कब्र का सारा तावीज पत्थर का था। मैंने कब्र के सरहाने की तरफ आकर देखा। यहाँ एक पत्थर का जीना नीचे एक छोटे से दरवाजे तक जाता था। दरवाजा बंद था और उसे ताला लगा हुआ था। मैं बंद दरवाजे से गुजरकर दूसरी तरफ तहखाने में आ गया। ये एक तंग सा तहखाना था। ऊपर वाले कब्र के तावीज के बिल्कुल नीचे बुजुर्ग राहिब की कब्र थी जिस पर सलेब लगी हुई थी। मैंने सामने वाली दीवार पर निगाह डाली। दीवार के साथ वाकई एक ताबूत लगा था। मैंने ताबूत के ढकने के एक पट को खोला तो अंदर एक दरवाजा सा दिखाई दिया।
दरवाजे की दूसरी जानिब कुछ दिखाई न देता था। गहरी सलेटी रंग की धुंध फैली हुई थी। कुदरती तौर पर मैं दरवाजे में से गुजरने से पहले सोचने लगा कि किसी नई आफत में फंस न जाऊं, लेकिन भटकती हुई रूह ने बड़े यकीन के साथ कहा था कि अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया तो तुम अपने शहर में पहुंच जाओगे। एक तरह से जुआ ही था। पासा मेरे हक में पड़ गया तो ठीक है, पासा अगर उलट गया तो कुछ भी हो सकता था। अब मैं कदीम ताबूत की तरफ बढ़ा, आंखें बंद की और दरवाजे की दूसरी जानिब धुंध में एक पांव आगे करके टटोला कि वहां क्या है। वहां मेरा पांव एक जीने के साथ जा लगा। ये जीना नीचे उतरता था। मैंने आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता जीने पर से नीचे उतरने लगा। पहले तो धुंध बड़ी सर्द थी, उसके बाद गर्मी सी महसूस होने लगी। मैंने तिलिस्मी मोहरा मुंह में नहीं रखा था और मैं जाहिरी हालत में था। जीना नीचे ही नीचे उतरता जा रहा था। मुझे मालूम ही ना हुआ और आखिरी जीना आ गया। उसके आगे मैंने पांव रखा तो नीचे कुछ भी ना था। मैंने यही सोचकर पांव रखा कि आगे भी जीना होगा, मगर वहां खला था। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और गिर पड़ा। दहशत के मारे मेरी चीख निकल गई, मगर वहां ना कुछ सुनने वाला था और ना मुझे सहारा देने वाला था। मैंने खला में 2-3 कलाबाजियां खाई और नीचे ही नीचे गिरता चला गया। एक बार आंखें खोलने की कोशिश की, मगर धुंध में आंखें ऐसे जलने लगी जैसे वो कोई आंसू गैस हो। मैंने घबराहट में अपने सर को बाजू में छुपा लिया कि अगर कहीं किसी सख्त जमीन पर गिरूं तो मेरा सर बरस जाए। मैंने आंखें जोर से बंद कर रखी थी। मैं कलाबाजियां खाता हुआ नीचे ही नीचे गिरता चला जा रहा था। खौफ से मेरे दिल की धड़कन बंद होती महसूस हो रही थी। अचानक मेरा जिस्म किसी नरम शय से टकराया और मैं जैसे रुई की तरह किसी नरम ढेर पर गिर पड़ा। देर तक आंखें बंद की, दिल की धड़कनें तेज हो गई। आंखें खोलते हुए डरता था कि खुदा जाने क्या नजर आ जाए। जिसको गर्मी लग रही थी ना सर्दी लग रही थी। कानों में ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे करीब ही कहीं तेज आंधी जा रही हो। आखिर मैंने डरते डरते आंखें खोली। क्या देखता हूँ कि आसमान भूरे रंग के अजीबोगरीब किस्म के बादलों में छुपा हुआ है। फिजा में मैली कुचैली सी पतली धुंध फैली हुई है। इस धुंध में चंद एक दरख्तों पर नजर पड़ी। ये दरख्त टुंड-मुंड थे और ऐसे झुके हुए थे जैसे किसी बीमारी की वजह से कब्रें हो गई हो। मैं परिंदों के झुड़े हुए परों के ढेर पर गिरा। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखा। कब्रें दरख्तों के पीछे एक मैदान सा नजर आया। सोचा वहां चलकर देखना चाहिए कि ये कौन सी जगह है और मैं किस जमाने में आ गया हूँ। दिल बार बार यही दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह, ये मेरा अपना 20वीं सदी ईस्वी का जमाना ही हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता कब्रें दरख्तों के करीब से गुजरा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे महसूस हुआ जैसे कब्रें दरख्त सांस ले रहे हो। सामने खुला मैदान था। उस मैदान में ना घास थी, ना रेत थी और ना कोई सब्जा था। अजीब किस्म की नस्वारी रंग की मट्टी की तह बिछी हुई थी। फिजा भी नस्वारी थी। नस्वारी रंग की पतली सी धुंध छाई हुई थी। अचानक मुझे बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जैसे आधी रात को भटकती रूह कब्रिस्तान में से गुजरते वक्त हुआ था। मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं रुक गया। कदमों की आहट भी रुक गई। मेरे दिल ने तेज से धड़कना शुरू किया। मैं 2 कदम चला तो फिर अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने डरते डरते रुककर कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो? उसके जवाब में किसी के लंबा सांस लेने की आवाज सुनाई दी। दहशत से मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैं तेज तेज चलने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मैं जितना तेज चलने की कोशिश करता हूँ मेरे कदम उतने ही आहिस्ता हो जाते हैं। अब मैं एक एक कदम करके चलने लगा। 15-20 कदम चलने के बाद नस्वारी धुंध जरा सी छटी तो मुझे 3 बड़े पत्थर नजर आए जो जमीन से बाहर निकले हुए थे। करीब जाकर देखा तो ये 3 खौफनाक चेहरों वाली औरतों के मुजस्मे थे जो आधे जमीन के अंदर घुसे हुए थे और आधे जमीन से बाहर थे। औरतों के बाल लंबे लंबे नुकीले कांटों की तरह उनके सिरों पर खड़े थे। आंखों की जगह तारीक सुराख थे और उनके स्याह लकड़ी की तरह के बाजू ऐसे ऊपर को उठे थे जैसे अपने आप को जमीन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। खौफ के मारे मेरे पांव मन भारी हो गए। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने कदम उठाकर अपने आप को आगे की तरफ खींचा और उन मुजस्मों के आगे से गुजर गया। मेरा खलक खुश्क हो रहा था। नजर न आने वाले किसी अनदेखे असेब के गहरे गहरे सांस लेने की आवाज मेरे साथ साथ जा रही थी। मैं ऐसे चल रहा था जैसे आदमी घुटनों तक किसी दलदल में फंसा हुआ चल रहा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने 50-60 कदमों का फासला तय कर लिया। कदमों के बोझल हो जाने की वजह से इतने में ही मेरा सांस फूल गया था। हल्की नस्वारी धुंध में मुझे सामने एक इमारत का साया दिखाई दिया। मैं एक एक कदम चलता हुआ उसके करीब आया। ये कच्चा कोठा था जो एक तरफ को झुका हुआ था। दरवाजे के किवाड़ गायब थे। अंदर अंधेरा था। अजीब वीरानी सी बरस रही थी। मैं थक गया था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं जेब से तिलिस्मी मोहरा निकालकर मुंह में क्यों नहीं रख लेता। इस तरह मैं गायब होकर हल्का भी हो जाऊंगा और अगर यहाँ कोई असबी मखलूक रहती है तो उसे नजर भी नहीं आऊंगा।
मैंने जल्दी से जेब के अंदर हाथ डाला। ये देखकर मैं घबरा गया कि तिलिस्मी मोहरा मेरी जेब में ना था। मैंने एक एक करके अपने ओवरकोट की सारी जेबें टटोल कर देखी। मोहरा किसी जेब में भी ना था। खुदा जाने वो कहाँ और कैसे मेरी जेब में पड़े पड़े गायब हो गया। तिलिस्मी मोहरा गुम हो जाने से मेरे वापस अपने जमाने और अपने शहर में पहुंचने की आधी उम्मीद खत्म हो गई। ये सब कुछ इसी तिलिस्म की वजह से हुआ था, जिस तिलिस्म ने मुझे अगले जमाने से निकालकर इस अजीबो गरीब दुनिया में पहुंचा दिया। मैंने कच्चे कोठे के असेबी खंडर के करीब खड़े खड़े एक बार फिर अपनी जेबों की तलाश ली। तिलिस्मी मोहरा वाकई गायब हो चुका था। उसी लम्हे मुझे एक बार फिर अपने पीछे किसी गैबी मखलूक के सांस लेने की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनाई दी। मैं बगैर सोचे समझे असेबी खंडर में दाखिल हो गया। जैसे ही मैं खंडर के दरवाजे में दाखिल हुआ, सारी फिजा फलक शगाफ इंसानी चीहों से गूंज उठी। ये चीहें इतनी बुलंद और खौफनाक थी कि बेख्तियार मेरी भी चीहें निकल गई। मैं चेहरा दोनों हाथों में छुपाए इस तरह चीख रहा था जैसे कोई बुरी तरह मेरे जिस्म को छुरियों से काट रहा हो। फिर मैंने कानों में उंगलियां ठोंसी, लेकिन चीहों की आवाज बंद ना हुई। मैं जमीन पर दोनों घुटनों में सर देकर बैठ गया। मेरा हाथ अपने दाएं बाजू से लगा तो ये देखकर मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए कि मेरा वो तावीज जिसने मुझे अभी तक काहन जादूगर के तिलिस्म से बचाया हुआ था वो भी गायब था। तिलिस्मी मोहरे के साथ ही मेरा तावीज भी गायब हो गया। अब मेरी हालत एक ऐसे सिपाही की जैसी थी जिसके पास कोई हथियार ना हो और जिसे चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया हो। आहिस्ता आहिस्ता फिजा को लरसा देने वाली इंसानी चीखें मान पड़ने लगी, फिर गायब हो गई। उसके बाद मर्ग आलूद सकूत छा गया। ये कैसा सकूत था जिसके सामने खामोशी कोई हैसियत नहीं रखती। कुछ देर ये मौत का सन्नाटा तारी रहा, फिर ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। बाहर पहले जो नस्वारी रंग की धुंध छाई हुई थी वो स्याह होने लगी और फिर गहरी तारीकी छा गई। आंखें पार कर देखने से बाहर कुछ दिखाई न देता था। अचानक दो औरतों के बोलने की आवाज आने लगी। मालूम होता था कि ये औरतें दरवाजे के बाहर खड़ी आपस में बातें कर रही थी। एक औरत दूसरी औरत से कह रही थी, माला माला उसे तुम खाओगी कि मैं खाऊं? दूसरी औरत ने कहा, माला उसे मैं खाऊंगी। पहली औरत ने कहा, माला आधा तुम खाना आधा मैं खाऊंगी। दूसरी औरत ने एक भयानक चीख मारी और कहा, माला ऊपर वाला हिस्सा मैं खाऊंगी। पहली औरत की खड़खड़ाती आवाज आई, ऊपर वाला हिस्सा आधा तुम खाओगी आधा मैं खाऊंगी। उसके साथ ही दोनों औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। वो ऐसे रो रही थी जिसका कोई औरत अपने जवान बेटे की मौत पर बयान करती है। इस आवाज से मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मेरा जिस्म अपने आप कांपने लगा और मैंने भी बेइख्तियार रोना शुरू कर दिया। बाहर आसमान पर बिजली की तरह कोई शय चमकी और देर तक चमकती रही। माला माला उसके ऊपर वाला हिस्सा मैं खाऊंगी, उसके नीचे वाला हिस्सा मैं खाऊंगी। उसके साथ ही उन्होंने चीखें मारना और ववेला करना शुरू कर दिया। उनकी चीखों की आवाजों पर मैं भी चीखने लगा। मेरी दौड़ने की रफ्तार अब अपने आप तेज हो गई। मौत मेरे पीछे दौड़ रही थी, मैं मौत के आगे आगे दौड़ रहा था। एन उस वक्त मुझे अपने सामने एक बड़ी नहर या बड़ा दरिया दिखाई दिया। उसकी सतह पर स्याह धुंध छाई हुई थी। पानी की सतह स्याह शीशे की तरह साकुन थी। मुझे अपनी गर्दन पर किसी के नोकीले नाखून चिपते महसूस हुए। मेरे हलक से ऐसी डरावनी चीख निकली कि मैं इस आवाज से खुद भी डर गया। उसके साथ ही मैंने अपने बोझिल कदमों को पूरा जोर लगाकर घसीटा और दरिया या बड़ी नहर के स्याह पानी में छलांग लगा दी। वहां खामोशी ही खामोशी थी। ना औरतों की चीखों की आवाजें थी, ना उनके पैन करने की आवाजें आ रही थी। पानी की तेज लहर मुझे दरिया के दूसरे किनारे की तरफ खींच कर लिए जा रही थी। मैंने हाथ मुंह चलाने बंद किए और अपने आप को तेज रफ्तार लहर के हवाले किया। अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे इर्द गिर्द चार लंबे लंबे इंसानी साए नमूदार हो गए हैं। मैं पूरी आंखें खोलकर उन्हें देखने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में वो स्याह सतूनों की तरह नजर आ रहे थे। फिर वो मुझ पर झुक गए। ये देखकर मेरे होश गुम होने लगे कि इन चारों इंसानी सायों के सर गायब थे। उनके लंबे लंबे हाथ और लंबी लंबी टांगे थी और लगता था कि उनके जिस्मों पर सिवाय काले स्याह बालों के और कुछ भी नहीं है। उसके फौरन बाद उन काले स्याह सायों ने मेरे जिस्म के नीचे बाजू डालकर मुझे ऊपर उठाया और लेकर एक तरफ को चल पड़े। उनके हाथों और बाजू के लम्ब से मेरा जिस्म किसी पुरानी लाश की तरह अकड़ गया। वो अपने लंबे लंबे स्याह बाजू पर उठाए मुझे इतनी तेजी से लेकर जा रहे थे जैसे हवा में उड़ रहे हों। फिर वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी के ऊपर से कभी ठंडी हवा आ रही थी और कभी गर्म हवा आने लगती। पहाड़ी की चोटी पर एक गार था। वो मुझे लेकर गार में दाखिल हो गए। गार में सिर्फ अंधेरा और सख्त नागवार बदबू थी। मेरा दम घुटने लगा। मेरे हलक से हल्की हल्की कराहें निकलने लगी। चारों सरकटे इंसानों व अफरीतों ने सीटियों की जुबान में फिर एक दूसरे से बातें करना शुरू की। चारों अफरीतनुमा सरकटे इंसानों ने आपस में बातचीत करना जब बंद की
वो जैसे मुझे अपने बाजू पर उठाए गार की फिजा में परवाज कर रहे थे। अचानक फिजा में हल्की हल्की गर्माइश आना शुरू हो गई, जैसे करीब ही कहीं आग का अलाव रोशन हो। मेरा बर्फ ऐसा जिस्म मामूल पर आ गया और मेरी सोचने महसूस करने की सलाहियत ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। ये कौन सी मखलूक है? ये मुझे कहाँ ले जा रही है? इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब न था। अब जैसे मैंने देखा कि मेरे दाहिनी जानिब दलान के दरमियान में एक गड़ा था जिसमें आग जा रही थी और शोले गड़े से बाहर तक आ रहे थे। चारों सरकटे अफरियत मेरे पांव की तरफ खड़े थे। अलाव की रोशनी में मैंने उन्हें देखा। उन चारों के सर गायब थे और उनके कद बड़े लंबे लंबे थे। बाजू और टांगे भी लंबी थी और सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। या खुदा, ये कौन लोग हैं? चारों सरकटे मेरे पांव के करीब बिल्कुल साकित होकर 1.5 मिनट तक खड़े रहे। फिर उन्होंने अपने बाजू ऊपर उठा लिए, हलक से सीटी की तेज आवाजें निकाली। अगरचे उनके सर गायब थे मगर सीटी की आवाजें उनके हलक से निकल रही थी। उन सबके सर के बाल गायब थे। आंखें लाश की आंखों की तरह अंदर को पिचकी हुई थी और पूरी तरह से बंद थी। लंबी नाक आगे को मुड़ी हुई थी, गालों की हड्डियां ऊपर को उठी हुई थी और सफेद जुबानें बाहर को लटकी हुई थी। ये चारों के चारों सर इस तरह से काटे गए थे कि इनकी खून आलूद शहरगे नीचे लग रही थी। इन सरों को देखकर मेरे ऊपर मजीद दहशत तारी हो गई। क्या यहाँ मेरा भी सर इसी बेदर्दी से काट कर लटका दिया जाएगा? यकीनन मेरा यही अंजाम होने वाला था, वरना इन अफरतियों को मुझे जंजीरों में जकड़ने की क्या जरूरत थी। मैंने गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ खुदा, अगर मेरा इंजाम भी होना है तो इससे पहले कि ये लोग मेरा सर काटे मुझे मौत दे दे, ताकि मैं सर तन से जुदा होने की अजियत से बच सकूं। गार की फिजा पर असेबजदा खामोशी तारी थी। किसी किसी वक्त अलाव में से लकड़ियों के चटकने की आवाज आ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता अलाव के शोले मध्यम पड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद सिर्फ गड़े के अंदर से दहकते अंगारों की रोशनी ही बाहर निकल रही थी। मेरे बिल्कुल सामने दीवार पर टंगे हुए चारों डरावने सर और ज्यादा डरावने हो गए थे। अब मैं सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, वो मौत जिसने मेरा सर तन से जुदा होने से पहले मुझे एक इंतहाई भयानक अजियत से निजात दिलानी थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लिया। इतने में मुझे गहरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। आवाज मुझे करीब से सुनाई दी। ये वही कब्रिस्तान वाली भटकती रूह के सांस लेने की आवाज थी। मैंने जल्दी से आंखें खोली। मुझे ऐसे लगा जैसे ये भटकती रूह मेरी मदद को वहां आई है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, दोस्त मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। उसके जवाब में सिर्फ सांस लेने की आवाज आती रही। मैंने एक बार फिर इल्तिजा की, दोस्त मेरी मदद करो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरी दूसरी बार रहम की अपील करने के बाद गहरे गहरे सांस लेने की आवाज गायब हो गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब से गुजरा है। मुझे लिबास की सरसराहट सुनाई दी। मैंने सर उठाकर अपने पाँव की तरफ देखा। अचानक मेरे पाँव की जंजीर हल्के से झटके के साथ टूटकर अलग हो गई। मैं घबराकर अब चबूतरे से नीचे उतरा और गार में दौड़ने लगा तो किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे रोका। मेरे साथ आओ, मौत की तरफ मत जाओ। ये भटकती रूह की खुश आवाज वाली सरगोशी थी। मैं वहीं रुक गया। भटकती रूह का हाथ ठंडा था। वो मुझे बाजू से पकड़कर आहिस्ता से खींचता हुआ बाएं जाने वाली दीवार के पास आया। मेरे कान में सरगोशी हुई, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की। मैंने अपनी पूरी तरह से आंखें बंद कर ली। दीवार पर लटकते हुए डरावने इंसानी सिरों की सीटियों की आवाजें अब चीहू में बदल गई थी। मैंने जब आंखें खोलकर देखा तो धूप निकली हुई थी। चारों तरफ दिन की उजली और सेहतमंद रोशनी फैली हुई थी। इस रोशनी और धूप को देखकर मेरी तबीयत एकदम हशाश बशाश हो गई। खुदा का शुक्र अदा किया कि एक मनहूस असेबी फिजा से जान छूटी। मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। मैं ये मालूम करने को बेताब था कि मैं तारीख के किस दौर में आ गया हूँ। क्या ये मेरा अपना जमाना और अपना वतन पाकिस्तान है या फिर कोई और मुल्क है? मैं एक सड़क के किनारे दरख्त के नीचे खड़ा था। सड़क पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। मुझ पर मायूसी सी तारी हो गई। सड़क ने मुझे बताया कि मैं अभी तारीख के किसी पुराने जमाने में हूँ और ये मेरा अपना जमाना नहीं, क्योंकि मेरे जमाने में सड़कें तारकोल से बनाई जाती थी, पत्थरों को जोड़कर बनाई नहीं जाती थी। तो फिर ये कौन सा जमाना है? सड़क दूर तक खाली थी। सड़क की दोनों जानिब नीम के घने दरख्त साया किए हुए थे। खेत भी खाली पड़े थे। कोई आदमी नजर आता तो मैं उसके लिबास से अंदाजा लगाता कि ये किस जमाने का लिबास है। मैं सड़क के किनारे किनारे चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर गया था कि पीछे से घोड़े के टापू की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। 2 घोड़सवार घोड़े दुराए चले आ रहे थे। मेरे करीब से गुजरने लगे तो उनमें से एक तो आगे निकला। एक ने घोड़े को रोका और मुझसे कहा, कौन हो तुम? वो उर्दू बोल रहा था। मैंने कहा, मुसलमान हूँ। ये कौन सा शहर है? घोड़सवार ने तंग पजामा और फूला हुआ कुर्ता यानी अंगरखा पहन रखा था। सर पर जर्द रुमाल बंधा था। एक हाथ में बंदूक थी। वो मुझ और घोड़े को मोड़कर मेरे करीब आया और बोला, अबे मुसलमान हो तो तुमने घोड़ों वाली
पतलून क्यों पहनी है। मेरा गर्म ओवरकोट तो गायब हो चुका था, मगर पुरानी कमीज और फटी हुई पतलून बाकी थी। मैंने कहा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ भाई, मुझे बता दो ये कौन सा शहर है। घोड़ सवार के माथे पर तिलक लगा हुआ था। वो बोला, अबे हरामी, तुझे मालूम नहीं कि ये दिल्ली शहर है और अंग्रेज गोरे चुन चुनकर हिंदुस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं। अबे जान बचाकर भाग जा यहाँ से। इतना कहकर घोड़ सवार जो बोटिया लगता था गोरे को दोहराता हुआ आगे निकल गया। दिल्ली शहर, अंग्रेज गोरे चुन चुनकर हिंदुस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं। ये जुमले मेरे दिमाग में अभी तक गूंज रहे थे। अचानक मैं चौंका, कहीं ये गुज्जर का जमाना तो नहीं है। खुदा झूठ न बुलाए तो मैं 1857 के जमाने में तो नहीं पहुंच गया। ये पोरपिया मेरठ से दिल्ली आई हुई हिंदुस्तानी फौज का सिपाही हो सकता है, और अगर अंग्रेज दिल्ली के हिंदुस्तानी को चुन चुन कर कत्ल कर रहे हैं तो अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा कर चुके हैं और जंग आजादी हिंदुस्तानियों की शिकस्त पर खत्म हो चुकी है। बादशाह बहादुर शाह मुजफ्फर को हुमायूं के मकबरे से अंग्रेज गिरफ्तार करके ले गए थे और कम से मुगल शहजादों के सर काटकर अंग्रेजों ने दिल्ली के खूनी दरवाजे में लटका दिए। मुझे ये तो मालूम हो गया था कि मैं कौन से जमाने में आ गया हूँ, मगर अब मुझे अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। पूर्विया घोड़सवार मुझे खबरदार करके मेरी नजर से ओझल हुआ कि पीछे से अंग्रेजी फौज का एक घोड़सवार दस्ता मेरे सर पे पहुंचा और मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने कहा, साहब परदेसी हूँ। अंग्रेज बोला, तुमने अंग्रेजों वाला लिबास पहना है, तुमने अंग्रेज को कत्ल करके ये पतलून उतारा होगा। मैंने कहा, नहीं साहिब, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। उसने हुक्म दिया, इस हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लो। मैं मजाकते करता ही रह गया और अंग्रेजी रिसाले के साथ जो सिख सिपाही थे उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे हाथ रस्सी से बांधे और घोड़े पे डाला। रिसाला आगे चल पड़ा। मैंने सिख घोड़सवार को पंजाबी में कहा कि मैंने किसी अंग्रेज को कत्ल नहीं किया, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। सिख सिपाही ने मुझे गजबनाक सुर्ख आंखों से घूर कर देखा और पंजाबी में कहा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ। इस पर सिख सिपाही ने मुझे गाली दी और कहा, तुम्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे, मुसलमानों ने बड़े अंग्रेज मारे हैं। ये रिसाला दिल्ली के लाल किले की तरफ जा रहा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था। रास्ते में मैंने मुसलमानों की दुकानें मकानों को लुटते हुए देखा। शहर मुसलमानों से खाली हो चुका था। मुसलमान जाने बचाकर बाल बच्चों को सीने से लगाए भरे पड़े घर छोड़कर शहर से निकल चुके थे और काफिलों की शक्ल में जिधर मुंह उठा चल पड़े थे। दूसरी वजह यह थी कि मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए तिलिस्मी मोहरा भी नहीं था। मेरी मौत भी दूसरे कैदियों के साथ यकीनी थी। किले के तहखाने में कुछ पता नहीं चलता था कि दिन कितना गुजर चुका है। कैदियों को खाने पीने को कुछ न दिया गया। मेरा ख्याल है मुझे तहखाने में आए बमुश्किल 1 घंटा गुजरा होगा कि अंग्रेज सिपाहियों का एक मुस्लिम दस्ता तहखाने में आया और तमाम कैदियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर किले के बाहर ले गया। छकड़े आज से तकरीबन 150 साल के पहले के दिल्ली शहर के बाजारों में गुजर रहे थे। बाजार संसार पड़े थे। सिर्फ घोड़े, गोरखे और सिख रियासतों के फौजी संकीनियों वाली लंबी लंबी बंदूकें कांधों से लगाए फिर रहे थे। गलियों बाजारों में दुकानों और घरों का वो सामान बिखरा पड़ा था जिन्हें लूटने वाले बेकार समझकर वहां फेंक गए थे। मैंने 20वीं सदी ईस्वी में दिल्ली भी देखी थी। वो मॉडर्न जमाने की दिल्ली थी। ये दिल्ली इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुझे एक सूली के नीचे स्टूल के पास ले जाकर खड़ा कर दिया गया। मैं अपनी बहादुरी की हामहा तारीफ नहीं करूंगा। सच पूछे तो मुझ पर इस कदर मौत का शदीद खौफ तारी था कि मुझे खुदा भी याद नहीं रहा था। जिस्म सख्त हो चुका था, हाथ पांव पर रेशा सा तारी था और खुश्क होंठों पर जुबान फेरता तो ऐसे महसूस होता जैसे मैं कांटों पर जुबान फेर रहा हूँ। अब मुझे यकीन हो गया था कि मुझे मौत से कोई बचा नहीं सकता। मेरी गर्दन में एक घोड़के सिपाही ने फंदा डाला। घोड़के नेपाल के रहने वाले थे और अंग्रेज अपनी फौज में उन्हें जरूर भर्ती किया करता। आज भी बरतानिया की फौज में एक रेजिमेंट घोड़कों की जरूरत होती है जो इस पुरानी रिवायत को जिंदा रखने के लिए है। मेरी गर्दन में फंडा डालते हुए घोड़के ने मेरे कान में कहा, तुम वतन की आजादी के लिए जान देता है, बहादुरी से मरना। मगर मुझे कुछ पता न चला कि वो क्या कह रहा था। मुझे सिर्फ उसकी आवाज की गूंज ही सुनाई दी। गोरका नीचे उतरकर स्टूल के पास खड़ा हुआ। हर मौत के कैदी के स्टूल के पास एक एक सिपाही खड़ा था। सामने 10 कदमों के फासले पर एक पलटन बंदूकें उठाए अटेंशन खड़ी थी। पलटन के आगे एक अंग्रेज फौजी अफसर हाथ में सफेद रुमाल लिए खड़ा था। उसने रुमाल हिलाना था और सिपाहियों ने सूली के नीचे कैदियों के पांव के नीचे से स्टूल खींच देने थे। मैंने खौफ की मारे आंखें बंद की, या मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई, शायद इसलिए कि मैं अपनी लाश को एक सेकंड के लिए भी तड़पते और झूलते नहीं देखना चाहता था। अचानक जैसे किसी ने मेरे जिस्म में ताकत का इंजेक्शन लगा दिया हो। ये भटकती हुई रूह की सरगोशी थी। मेरा मुंह अपने आप खुला। भटकती रूह ने दोबारा सरगोशी की, अपना मुंह बंद करो। मैंने मुंह बंद किया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे मुंह में किसी ने तिलिस्मी मोहरा रख दिया है। दूसरे लम्हे में गायब था। मुझे नहीं पता मेरी गर्दन में से फंदा कैसे निकला या मेरी गर्दन फंदे में से कैसे बाहर आए। मेरे पीछे बंधे हुए हाथों की रस्सियां कैसे खुली
या उन रस्सियों के फंदों में से मेरी दोनों कलाइयां कैसे बाहर निकल आई। बहरहाल मैंने देखा कि मैं अपनी सूली से 3-4 कदम पीछे हटकर खड़ा हूँ और जिस कोर के सिपाही ने मेरी गर्दन में फंडा डाला था और जो स्टूल के पास खड़ा था, अंग्रेज अफसर के रुमाल हिलाने का इंतजार कर रहा था। अब वो हैरान परेशान कभी फांसी के हाली फंदे को देखता और कभी इर्द गिर्द देखता था। उसने शोर मचाया, कैदी गायब हो गया है सर, कैदी गायब हो गया। अंग्रेज फौजी अफसर लंबे लंबे डग पड़ता सूली के पास आया और फटी फटी आंखों से पहले सूली के हाली फंदे को और फिर इर्द गिर्द देखने लगा। उसने चीख कर कहा, कैदी फरार हो गया, इसे तलाश करो। 10-12 घोरके और सिख फौजी एकदम बंदूकें ताने इधर उधर भाग खड़े हुए, मगर वो मुझे कहाँ तलाश कर सकते थे। मैं तो उनके पास ही खड़ा था, मगर मैं गायब था, वो मुझे देख न सकते थे। अब मैंने आहिस्ता से कहा, ए नेक दिल रूह, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भटकती रूह की तरफ से कोई जवाब न आया। मैं समझ गया कि रूह अपना काम पूरा करके रुखसत हो चुकी है। तिलिस्मी मोहरा मेरे मुंह में था। मैंने महसूस किया कि मेरा मुहाफिज तावीज भी मेरे बाजू के साथ बंधा था। तिलिस्मी मोहरे के साथ तावीज भी वापस आ गया था। मुझे बड़ा इत्मीनान नसीब हुआ और मैं दिल में बार बार खुदा का शुक्र अदा करने लगा। इस बात की मुझे खुशी थी कि मैं अपनी 20वीं सदी ईस्वी के जमाने के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। मेरी एक जन्म दिल्ली की शहर फसील थी। फसील शहर के बाहर अंग्रेजी फौज के घोड़ सवार दस्ते गश्त लगा रहे थे, लेकिन अब मुझे उनकी कोई परवाह न थी। वो मुझे देख नहीं सकते थे। मैं अब आजादी से जहां जा सकता था। शहर के जिस दरवाजे की तरफ मैं बड़ा मालूम नहीं उसका नाम क्या था, मगर वहां सिख और अंग्रेज फौज बहुत मौजूद थी। मैं तेज से चलता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि एक छकरे पर मुगल शहजादों को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। ये कुल 30 तैमूरी शहजादे थे। जैसा कि तारीख में लिखा है, इनमें बादशाह के बेटे, पोते, नवासे और दामाद थे। उन तमाम के तमाम शहजादों को फसील शहर के दरवाजे के नीचे खड़ा किया। एक अंग्रेज फौजी अफसर, जो सार्डस ही हो सकता था, तलवार न्याम से निकालकर उनके करीब आकर खड़ा हो गया। अचानक मेरे अंदर एक उबाल सा उठा और मैं हवा में तैरता हुआ अंग्रेज फौजी अफसर के सामने जाके खड़ा हुआ। मेरा इरादा उसके हाथ से तलवार छीनकर उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देने का था। मैं ये काम बड़ी आसानी से कर सकता था क्योंकि अंग्रेज फौजी अफसर को मैं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ से तलवार छीनने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मेरे गैबी हाथ को किसी ने एक झटके से पीछे किया। साथ ही भटकती रूह की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, ये क्या हमाकत करने लगे हो? मैंने कहा, मैं मुगल शहजादों को बचाना चाहता हूँ और इस अंग्रेज फौजी की गर्दन उड़ाना चाहता हूँ। भटकती रूह ने पहले से ज्यादा गुस्सीली आवाज में कहा, तुम कौन होते हो कुदरत के निजाम में दखल देने वाले? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि तुम्हारे ऐसा करने से जमीन पर कुदरत के अवामिल का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। वाकयातों हादसात की तमाम कड़ियां एक दूसरे से अलग अलग होकर बिखर जाएंगी। खबरदार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम जो देख रहे हो ये सब कुछ तारीख में हो चुका है। मुझे किसी ने सामने से बड़े जोर से धक्का दिया और मैं हवा में तैरता हुआ बड़ी पीछे चला गया। तब मुझे ख्याल आया कि भटकती रूह की दलील बड़ी वजनी थी। वाकई ये तो सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ तारीख के गुजरे हुए वाकयात है। मैं अगर चाहूँ भी तो इन्हें वकूफ पज़ीर होने से रोक नहीं सकता। मैंने शहर के दरवाजे की तरफ निगाह उठाकर देखा। इस दौरान अंग्रेज फौज अफसर तैमूरी शहजादों की गर्दनें उड़ा चुका था और कुछ कटे हुए सर दरवाजे में लटकाए जा रहे थे और बाकियों को थाल में रखकर बादशाह को पेश करने के लिए भिजवाया जा रहा था। अब मुझे चूंकि कोई देख नहीं सकता था, इसलिए मैं बेफिक्र होकर चलता हुआ एक बाग के सबसे पिछले किते की छती हुई बारादरी की एक तरफ होकर बैठ गया और सोचने लगा कि यहाँ से मैं आगे अपने जमाने में किस तरह पहुंच सकता हूँ। इसका कोई सबब कुदरत की जानिब से ही बनना था। मेरे बस का ये काम नहीं था। चूंकि उस जमाने में कोई मोटर कार, ट्रक और रिक्शा वगैरह नहीं होते थे, इसलिए बाग में दिन के वक्त भी बड़ी खामोशी थी। अचानक मुझे किसी के गहरी सांस लेने की आवाज आने लगी। मैं समझ गया कि भटकती हुई रूह अभी तक मेरे साथ है। मैंने सोचा कि इससे सलाह लेनी चाहिए, हो सकता है ये कोई तरकीब बता दे। मैंने आयशा से कहा, नेकरू, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? उस रूह की आवाज आई, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए दोबारा तुम्हारे पास आया हूँ कि इसके बाद मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैंने कहा, तुमने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की, एक मेहरबानी और कर दो और मुझे मेरे जमाने पाकिस्तान में पहुंचा दो। भटकती रूह ने कहा, यह काम मेरे एहतियार से बाहर है, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा मशवरा भी मेरी बड़ी मदद करेगा। भटकती रूह ने कहा, तुम जहाँ बैठे हो इसके ऊपर एक पुरानी शय नशीन है जो 100 साल से बंद पड़ी है। लोग यही समझते हैं कि ये एक वीरान शय नशीन है, मगर मुझे मालूम है कि इस शय नशीन में एक मेरी तरह भटकती हुई रूह रहती है। ये रूह एक मुगलिया कनीज की है जिसको बादशाह के हुक्म से उसी शय नशीन में इस वक्त कत्ल कर दिया गया था। जब वो शहजादे यानी वली अहद बेटे के पास बैठी राजो न्याज की बातें कर रही थी। अगर वो कनीज की रूह तुम पर मेहरबान हो गई तो वो तुम्हें बता सकेगी
कि तुम अगले जमाने में कैसे पहुंच सकते हो। मैंने पूछा, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि शहर नशीन में कनीज की रूह मौजूद है। भटकती रूह ने कहा, कनीज की रूह इस आलमी फानी में मेरी तरह भटकती फिरती है। वो अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रही है। दिन के वक्त वो शहर नशीन में नहीं होती और जमीन के गिर्द दूर दराज मुल्कों के चक्कर लगाती रहती है। अब मैंने भटकती रूह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आज रात शहर नशीन में ही रहूंगा और कनीज की रूह से मुलाकात जरूर करूंगा। भटकती रूह बोली, और याद रखो, शहर नशीन में तिलिस्मी मोहरा मुंह से निकाल कर बैठना। अगर गायब हालत में बैठोगी तो कनीज की रूह तुम्हें कोई जादूगर समझकर वापस चली जाएगी और फिर एक मुद्दत तक वहां नहीं आएगी। मैंने कहा, तुम जिस तरह कह रहे हो मैं इसी तरह करूंगा। भटकती रूह ने गहरा सांस लिया और कहा, अब मैं जा रहा हूँ, इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी। मैंने कहा, अभी न जाओ दोस्त, शायद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। इसका कोई जवाब न आया। मैंने 2-3 बार उसे आवाज दी, मगर वो मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो चुकी थी। अब मैं कुदसिया गार्डन से निकलकर अलीपुर रोड पर आया। अभी उस सड़क का नाम अलीपुर रोड नहीं रखा गया था, ये नाम बाद के जमाने में रखा गया था। अभी सड़क का कोई नाम नहीं था, मगर मैं उस सड़क को अच्छी तरह पहचानता था। अगले जमाने में चलकर उसी सड़क पर ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज और दफातर वगैरह कायम होना थे। मैं अलीपुर रोड पर जाने की बजाय कश्मीरी दरवाजे में से शहर के अंदर दाखिल हुआ। यहाँ मुसलमानों के साथ बड़े ही जुल्म ढाए जा रहे थे। मुझसे मुसलमानों की तबाही की ये मंजिल मजीद न देखे गए और मैं कुदसिया बाग में वापस आ गया। मेरे पास कोई घड़ी वगैरह नहीं थी। अंदाजे से ही हिसाब लगाता रहा कि अब रात का दूसरा पहर शुरू हो गया है। अचानक तेज हवा का थपेड़ा मेरे जिस्म से टकराता हुआ गुजरा। दूसरी बार फिर हवा का थपेड़ा ज्यादा शिद्दत के साथ मेरे जिस्म से टकराया और मैं बैठे बैठे अपनी जगह से हिल गया, मगर मैं अपनी जगह पर साबित कदम होकर बैठा रहा। भटकती रूह ने मुझसे कहा कि कनीज की रूह तुम्हें डराएगी, धमकाएगी और अगर तुम साबित कदमी से बैठे रहे तो वो तुमसे बात करेगी। तीसरी बार कनीज की रूह ने मुझे बड़े जोर से धक्का दिया और मैं बैठे बैठे दूसरी तरफ गिर पड़ा। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। कनीज की रूह ने मुझे 3 बार गिराया। तीनों बार मैं अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया। यहाँ किस लिए आए हो? काम बताओ मुझे। ये कनीज की रूह की आवाज थी। मैंने कहा, मेरी कहानी बड़ी लंबी है, अगर तुम इजाजत हो तो मैं बयान करूं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे बताया गया है कि तुम मेरी मुसीबत को दूर कर सकती हो। कनीज की रूह ने कहा, तुम्हें कहानी बयान करने की जरूरत नहीं, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो, मैं खुद मालूम कर लूंगी। मैंने आंखें बंद की। मेरा ख्याल है बमुश्किल 1 मिनट गुजरा होगा कि कनीज की रूह ने कहा, अब तुम्हें अपनी मुसीबत की दास्तान बयान करने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने कहा, अगर तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है तो मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी मदद करो और मुझे वापस मेरे जमाने में पहुंचा दो। कनीज की रूह खामोश हो गई, फिर बोली, जो कम तुम मुझसे लेना चाहते हो इस पर मेरा इख्तियार नहीं। मैंने जल्दी से कहा, खुदा के लिए मुझे मायूस मत करो, इस वक्त सिर्फ तुम ही मेरी उम्मीद की एक किरण हो। कनीज की रूह एक बार फिर खामोश हुई। इस पर उसकी खामोशी इतनी तावील हो गई कि मैं यही समझा कि वो चली गई है। थोड़ी देर के बाद कनीज की रूह बोली, तुमने मुझे बहन कहा, अब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम इसी जगह बैठे रहना, मैं 1 घंटे से भी पहले आ जाऊंगी। उसके फौरन बाद हिना के इत्र की खुशबू गायब हो गई। कनीज की रूह जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद कनीज की रूह वापस आई। कनीज की रूह बोली, हाँ मैं आ गई हूँ। मैंने मजीद सब्र के बगैर पूछा, क्या मेरी निजात का कोई जरिया बन गया है? कनीज की रूह ने कहा, मैंने एक जरिया तलाश किया है, लेकिन कामयाबी या नाकामी अब तुम्हारी किस्मत पे है। मैंने कहा, तुम मुझे बताओ, मुझे करना क्या होगा आगे मेरी किस्मत? कनीज की रूह ने कहा, तुम्हारी मुसीबतों में एक खतरनाक जादूगर का बड़ा गहरा हाथ है। उस जादूगर का ताल्लुक फिरौन के जमाने से है। वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हें खलाक करने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन तुम्हारे बाजू पर बंधे हुए तावीज ने तुम्हें हर बार जादूगर के हमले से बचाया। मैं देख रही हूँ कि वो इस वक्त भी तुम्हारी ताक में है। अगर तुम जरा सा गाफिल हुए तो वो तुम पर वार करने से बाज न आएगा। मैंने कहा, ये फिरौन काहिन काबूस जादूगर है, मैं इससे बेखबर नहीं और खरगिज गफलत से काम नहीं लूंगा। कनीज की रूह ने कहा, तो फिर सुनो, यहाँ से जुनूब की तरफ एक छोटा टीला है। उस टीले पर मलका नूर जहाँ की बहन नूरी निसा के पुराने महल का खंडर। कल अमावस की रात है, तुम उस महल की छत पर जाके बैठ जाना। जब रात गुजर जाएगी तो वहाँ मलका नूरी निसा की सवारी उतरेगी। परियां छत पर एक जरनिगार तख्त बिछा देंगी। मलका उस तख्त पर आकर बैठ जाए तो तुम उसे सलाम करना और कहना कि तुम्हें मुगल शहजादे की चहेती कनीज की रूह ने भेजा है। जब तुम बोलोगे तो मलका नूरी निसा को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होगा और वो तुम्हें देख लेगी और तुमसे पूछेगी कि तुम क्या चाहते हो। तब तुम उसके सामने अपनी अर्जी पेश करना। अब तुम जा सकते हो और यहाँ रब तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसके साथ ही हिना के इत्र की खुशबू गायब हुई। मैं समझ गया कि कनीज की रूह चली गई है। बाकी की सारी रात मैंने वहीं बाग में गुजारी। जब सुबह हुई तो उठकर बाग से बाहर आया और शहर के गिरदो निवाह में सारा दिन घूमता फिरता रहा। इस दौरान मैंने बाग के जुनूब में जाकर टीले के ऊपर वाक़े मलका नूरी निसा के महल को खंडर देख लिया था।
जब रात का अंधेरा छाने लगा तो मैं महल के अंदर गया। वहां मैंने उस कनीज को वही कहा जो मुझे एक नेकदिल रूह ने कहा था। जब मैंने उसके सामने अपनी अर्जी पेश की तो उस कनीज ने मुझे एक ही मिनट में एक मंत्र पढ़ के अपने शहर, अपने मुल्क पाकिस्तान में भेज दिया।